चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बाय द वे अस्सलाम वालेकुम जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया। हमको 10 मिनट से क्वेश्चंस ले रहे थे सीएसएस स्पेशल के लिए और सीएसएस 2024 के लिए। तो अभी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और ये यूट्यूब का हिस्सा भी बन जाएगा। बहुत सारे लोग जो क्वेश्चंस भेज नहीं सके, अभी हमने 20 मिनट लगाए और इस पे हमारे पास कोई 20-25 के करीब टॉपिक्स आ गए क्वेश्चन फॉर्म में बाय द वे। तो हम उनको देखने की कोशिश करेंगे और फिर इसी तरह से हम इसको फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और इवन यूट्यूब पे भी ये इसको हम होपफुली ये हम चढ़ा देंगे इस लेक्चर को। लेकिन आई वुड लव कि जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है अभी वो लोग साथ ही रहें क्लास के। अब ऐसा ना हो कि जी आप लोग टिपिकल स्टूडेंट मेंटालिटी के चलें रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग में मसले भी आ सकते हैं, अपलोड होने में भी मसला हो सकता है। तो खैर साथ रहिएगा। हो सकता है कि आपका कोई आर्गुमेंट भी आ जाए, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, और हम चलेंगे उस तरफ। अच्छा, पहला क्वेश्चन थियरी एप्लीकेशन पे। थियरी एप्लीकेशन पे जो पहला क्वेश्चन है मैं उसको एड्रेस करने जा रहा हूँ। जो लोग मेरे से पढ़ चुके हैं वो तो डिटेल में जानते हैं, लेकिन चूंकि हम रिवाइज कर रहे हैं इस चीज़ को तो वो तवज्जो रखिएगा। याद रखिएगा कि थियरी वैक्यूम में अप्लाई नहीं होती। और थियरी को हम अप्लाई क्यों करते हैं? आईआर के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, या आईआर के जो कह लें थियरिस्ट हैं, वो इसलिए अप्लाई करते हैं कि थियरी आपको एक सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग देती है एक बड़े फिनोमिना, और उस वाइडर बिगर फिनोमिना को थियरी रिड्यूस कर देती है, ठीक है, टू अ मैनेजेबल लेवल, और आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और समझ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ओपन सा एक बड़ा सा सवाल पूछते हैं कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ यूएस चाइना रिलेशनशिप, तो अब इतना बड़ा फिनोमिना अगर हम यूएस को देखें 34 करोड़ की पॉपुलेशन, चाइना को देखें 1.5 या 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, तो कोई $2.25 करोड़ या 2 करोड़ लोग, कोई $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी, द लार्जेस्ट कह लें कि शेयर होल्डर इन ग्लोबल इकोनॉमी, द जायंट्स, द इंजन्स, ठीक है, ऑफ इंटरडिपेंडेंस वगैरह वगैरह। अब आप इनको किस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे? एक दुनिया के बारे में आपसे पूछ लिया गया। तो अब आपके सामने बहुत सारी थियरीज भी हैं, आप पढ़ चुके हैं, थियरीज आप पहले पढ़ चुके हैं, आई अस्यूम के थियरीज आप पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें रियलिज्म आपने पढ़ा, उसकी 3-4 असम्पशंस आपके जहन में होनी चाहिए। रियलिज्म कहता है द वर्ड इज अनार्किक, रियलिज्म कहता है कि जी सिंस द वर्ड इज अनार्किक तो सेल्फ हेल्प सिस्टम इज इन प्लेस, कि वो जो कहते हैं ना कि जी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, तो अपनी हेल्प खुद ही करना पड़ती। फिर अपनी हेल्प करने के लिए यू नीड टू बी पावरफुल, ठीक है, पावरफुल, ठीक है। अच्छा, उस पावरफुल होने के नतीजे में ना सिर्फ आपका सर्वाइवल इंश्योर होता है, बल्कि आप एक ग्लोबल स्ट्रक्चर में कौमों की इस बिरादरी में जो कि हायरार्किक है, जो जिसमें पावरफुल ऊपर बैठते हैं और इसी तरह से लेस पावरफुल नीचे को, तो उस हायरार्किक ऑर्डर में आपकी पोजीशन बेहतर होती है। ले ये 3-4 असम्पशन। लिबरलिज्म आपने पढ़ा, लिबरलिज्म जो कोर बिलीफ्स उसके या असम्पशंस हैं वो ये हैं, वो कहते हैं कि जनाब यस अनार्की है दुनिया में, लेकिन उस अनार्की की लॉजिक को हम पीसफुल कोऑपरेशन से कम कर सकते हैं, ठीक है, उसकी लॉजिक को कोऑपरेशन में बदल सकते हैं। वो कहता है कि जी डेमोक्रेसी जो है इंश्योर्स पीस। लिबरलिज्म फर्दर ये कहता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ठीक है। इसी तरह से जो लिबरलिज्म है वो कहता है कि जी ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस से, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से प्रॉस्पेरिटी और पीस आता है। यानी डेमोक्रेसी, इंटरडिपेंडेंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की ये बात करता है। 3 चीजें इसमें आ गई। कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि इट इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो सोसाइटी में होती, और उनकी बेसिस पे जो सोशल इंटरएक्शन होता है, ठीक है, स्टेट्स का आपस में कह लें,
उस इंटरैक्शन के नतीजे में किस तरह से आप अपने इंटरेस्ट्स को मीनिंग देते हैं, ठीक है। और वो मीनिंग आप आइडियोलॉजिकली भी दे सकते हैं, मटेरियली भी दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन वो कहता है कि जी रियलिटी कंस्ट्रक्ट की जाती है। अब देखें, दो दो तीन तीन चीजें हमारे पास सारी थियरीज की हैं जी, ये पढ़ी हुई रियलिज्म, ये लिबरलिज्म और ये कंस्ट्रक्टिविज्म। क्वेश्चन था कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, या हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ यूएसए एंड चाइना। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया है, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ, कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूएस एंड चाइना, ठीक है। अच्छा, ओपन क्वेश्चन। अब आपने थियरी की असम्पशंस लेनी, उन असम्पशंस को देखना है कि इन दोनों के रिलेशनशिप को कौन ज्यादा बिफिटिंगली एक्सप्लेन करती। अगर आपको लगता है यूएस और चाइना के दरमियान खींचातानी चल रही, पावर स्ट्रगल चल रही, कहाँ चल रही, कहीं साउथ चाइना सी में, कहीं पे कह लें कि इंडिया के केस को लेकर वो चल रही, कहीं आपको लगता है कि ग्लोबल नॉर्म्स पे चल रही, को क्लाइमेट चेंज पे चल रही, इंडिया को लेके चल रही, फिर कह लें कि जी ट्रेड को लेके चल रही, वगैरह वगैरह। फिर ओवरऑल यूएस से कंसिडर्स द राइज ऑफ चाइना एज थ्रेट टू देयर प्राइमेसी, और उनके दरमियान हवावे, उनके दरमियान ट्रेड वॉर, उनके दरमियान ये जिस तरह से कोविड के दिनों में हुआ सारा कुछ, ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि वहां पे टसल चल रही। इन प्रैक्टिसेस को देखें कि कौन सी थियरी नजदीक तरीन है, नजदीक तरीन है जी, हमें यहाँ पे रियलिज्म नजदीक तरीन दिखाई देती। तो फिर रियलिज्म की उन असम्पशंस को आप लें और एक्सप्लेन कर दें कि व्हाई इज चाइना बिहेविंग सो, व्हाई इज यूएस बिहेविंग सो, ठीक है, कि जी चाइना अपने सेल्फ इंटरेस्ट को इंश्योर करवाना चाहता है, अपनी वो पावर बढ़ाता है, दैट क्रिएट सिक्योरिटी डायलेमा इन यूएस से, तो यूएस से फिर उसको काउंटर करना चाहता है। तो इस तरह से एक चेन ट्रिगरिंग या एक्शन रिएक्शन साइकिल चलता रहे। अच्छा, ये तो था एप्लीकेशन जब एक थियरी, सॉरी एक क्वेश्चन जो बड़ा ही ओपन। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि जी फलाने इशू को लेके देयर हैव बीन डिफरेंसेस या देयर हैज बीन कंपटीशन बिटवीन यूएस एंड चाइना, तो सवाल में ही प्रैक्टिसेस बता दी गई। वो प्रैक्टिसेस क्या है, वो झगड़े वाली, लड़ाई वाली, कंपटीशन वाली, राइवलरी वाली। तो इन चीजों को कौन सी थियरी एक्सप्लेन करती है? आपके पास तीनों थियरीज एक तरह से पड़ी हुई हैं, आपके पास साइड पे पड़ी हुई हैं, तो जनाब रियलिज्म एक्सप्लेन करती है। अच्छा, वो आप वैसे एक्सप्लेन करती है। अच्छा, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि यूरोप में इंटीग्रेशन हुई, वहां पे वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो वहां पे अब एक इगैलिटेरियनिज्म है, एक ब्रदरहुड दिखाई दे रहा है। तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन या यूरोपियन कंट्रीज रिलेशनशिप विद ईच अदर? तो जी वो थियरी ने हमें प्रैक्टिसेस बता दी कि वहां पे पीस है, कोऑपरेशन है, इंटीग्रेशन है, वहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम है, वीजा रिजीम है। अच्छा, ये सारी चीजें पीस की तरफ जाती हैं, कोऑपरेशन की तरफ जाती हैं, वॉर की तरफ जाती हैं? ऑब्वियसली पीस की तरफ जाती हैं। तो क्वेश्चन में ही प्रैक्टिसेस दिखाई गई हैं, आप देखें कि कौन सी थियरी उनको एक्सप्लेन करती, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिबरलिज्म दिखाई देती, लिबरलिज्म यहाँ पे हमें दिखाई देती, तो हम लिबरलिज्म की असम्पशन पकड़ेंगे कि जनाब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंश्योर पीस, तो यूरोपियन यूनियन एज इंस्टीट्यूशन, यूरोपियन पार्लियामेंट एज इंस्टीट्यूशन। फिर हम कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस इंश्योर्स पीस, यस देयर इज इंट्रा रीजनल ट्रेड, वो हमें दिखाई देती। फिर ऑल आर डेमोक्रेसीज दे इंश्योर पीस, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 जब तक थी, उस वक्त तक यूरोप में डेमोक्रेसी नहीं थी, पूरे यूरोप में किंग्स क्वींस मोनार्कीज थी, जिसकी वजह से वो वॉर्स हुई। तो आप जो बेस्ट वे में लिबरलिज्म को यूज करें और एक्सप्लेन करें। एक की आपको बता रहा हूँ,
या क्वेश्चन के अंदर थियरी छुपी होती है, या क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिसेस दी गई होती। उन प्रैक्टिसेस को देखें कि वो प्रैक्टिसेस किस थियरी के साथ मैच खाती, वही अप्लाई होती थी। याद रखें, क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर थियरी छुपी हुई होती। अब अगर आपने थियरीज अगर बेहतर पढ़ी हैं तो आपके लिए मसला बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर एक कोई सवाल मैं आपके साथ अब फ्रेज करता हूँ एक सवाल, वो क्वेश्चन ये है कि थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, पिछली कोल्ड वॉर दैट वाज फॉट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, थ्रू आउट द कोल्ड वॉर यूएस मैनिपुलेटेड सोवियत थ्रेट, ये कम्युनिस्ट थ्रेट, to ensure European alliance with the USA. Do you see the similar tactic working in the case of China? अब देखिए, do you see similar tactic working in the case of China? अब आप देखिए, इस सवाल के अंदर छुपा हुआ है मैनिपुलेटेड या मैनेज्ड। ये वर्ड हमें लीड करते हैं टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन, टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन के यूएसए ने सोवियत थ्रेट को यूज किया, थ्रेट था नहीं, मैनिपुलेटेड, उसको एग्जैजरेट किया, उसको मॉन्स्टर्स फॉर्म में दिखाया ताकि पुअर यूरोप, वीक यूरोप उस थ्रेट को फील करे और वो फील करे कि वी नीड टू अंडरगो अमेरिकन न्यूक्लियर शील्ड ताकि सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जाया जा सके। अब इस क्वेश्चन के अंदर थियरी छुपी हुई, तो कंस्ट्रक्टिविज्म आप यूज करेंगे कि the way USA constructed Soviet Union as monster, और उस थ्रेट ने एक तरफ सोवियत यूनियन को थ्रेट के तौर पे दिखाया और दूसरी तरफ यूरोप को वुल्नरेबल दिखाया। अब ऐसा नहीं कि आउट ऑफ नथिंग वो कंस्ट्रक्ट हुआ, वहां पे प्रैक्टिसेस भी ऐसी थी कि स्टालिन वांटेड ईस्ट यूरोप विद देम एंड यस दे केप्ट ईस्ट यूरोप विद देम। तो उन्होंने कहा देखा वो ईस्ट यूरोप तो उन्होंने कब्जा किया हुआ, अब वो सेंट्रल यूरोप वेस्ट यूरोप की तरफ जाएंगे। देखिए, कंस्ट्रक्शन होती है दोनों तरफ से, वैसी प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं। अब अगर कहें कि जी पाकिस्तान ने इंडिया को जी ऐसे दुश्मन बनाया, इंडिया तो दुश्मन नहीं, भाई उन वॉर्स का फिर क्या किया जाए, कश्मीर इशू का क्या किया जाए, टेरिटोरियल इश्यूज का क्या किया जाए, क्या वो भी अनरियल है? नहीं। अब देखें कि जी उस तरफ से भी कहा गया कश्मीर हमारा, तो हमने भी कहा कश्मीर हमारा। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ऐसी है, फलाना ऐसा है, हमने कहा ओहो हिंदू ऐसा फलाना है। तो ये जो दोनों तरफ की इस तरह की प्रैक्टिसेस थी कि अपने दुश्मन को आइडियोलॉजिकली बताना कि पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, रादर पाकिस्तान इज अ मुस्लिम पाकिस्तान दैट इज थ्रेट टू हिंदू इंडिया। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, समटाइम आइडियोलॉजिकली, समटाइम्स पॉलिटिकली। जैसे ईस्ट वेस्ट या वेस्ट और इस्लाम का रिलेशनशिप देख लें, हम रिलीजियसली कंस्ट्रक्ट करते हैं एक दूसरे को कि जी वेस्ट इज अगेंस्ट इस्लाम। अब ऐसा नहीं कि फ्रॉम नथिंग टू समथिंग हम कंस्ट्रक्ट करें, नहीं, उस कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास प्रैक्टिसेस हैं। लुक द वे यूएसए इन्वेडेड इराक एंड अफगानिस्तान, किल्ड अफगान एंड इराकीज। हमने अफगान एंड इराकीज नहीं कहा, हमने कहा कि दे किल्ड मुस्लिम्स। दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्टेड द वेस्ट एज एनिमी। उन्होंने भी यही कहा कि जी 9/11 वाले फ्यू लोग नहीं थे जिन्होंने 9/11 वाला अटैक किया। उन्होंने कहा दिस इज इस्लामिक फैशिज्म, दिस इज रिवेंज, दिस इज क्रूसेड वॉर। तो अब क्रूसेड का रेफरेंस तो आपको पता है, वो तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की वॉर्स थी। दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट। अब इसी तरह की ये है थे। अब अगर फर्ज करें मार्क्सिज्म की बात करें और क्वेश्चन आ जाता है कि टुडेज सिस्टम, या कहने के देयर इज अ सीरियस डिस्क्रिपेंसी, या देयर इज, क्या कहेंगे उसको, देयर इज सीरियस इनकम डिस्पैरिटीज इन द करंट सिस्टम, मैनी बिलीव दिस इज द रिजल्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टेम्पररी कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब इसमें क्लियरली मार्क्सिज्म छुपा हुआ। मार्क्सिज्म ये कहता है कि जी कैपिटलिज्म जो है एक्सप्लॉयटेटिव है, जिसमें जो बुर्जुआजी हैं या पीपल हु कंट्रोल द रिसोर्सेज या मींस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, दे बिकम रिच, और जो दूसरे हैं वो पुअर रह जाते हैं। थैंक यू भाई।
ठीक है, उसके más de class no hasta que no da book chi de que gondol no más se atul de एक मिनट भाई, हेलो, एक्सक्यूज मी, डिस्टर्ब हो रहे हैं भाई, प्लीज सॉरी। अच्छा, तो आप देखेंगे फिर कि किस तरह से मार्क्सिज्म इसको एक्सप्लेन कर रहा है। जो क्वेश्चन है उसके अंदर थियरी छुपी है। क्वेश्चन के अंदर या प्रैक्टिस होगी तो देखें कौन सी थियरी की प्रैक्टिस या असम्पशंस उसके नजदीक तर हैं, वो लग जाएगी। या थियरी होगी कि हाउ डज रियलिज्म एक्सप्लेन यूक्रेन रशिया रिलेशनशिप। तो यूक्रेन रशिया रिलेशनशिप की प्रैक्टिसेस आप देख सकते हैं, वॉर हो रही है, किलिंग्स हो रही हैं, बैलेंस ऑफ पावर की बातें, नेटो की इन्वॉल्वमेंट है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, अनार्की इन सेंस के जी रशिया डिड नॉट took या did not take, sorry, United Nations into account and simply invaded a sovereign state means anarchy. UN could not prevent this war, तो anarchy हुई ना फिर। तो यह प्रैक्टिस नजर आ रही होती क्वेश्चन में, या थियरी बाय नेम लिखी हुई होती। बाय नेम थियरी लिखी हुई हो तो प्रैक्टिसेस देख लें क्या चल रही। और अगर और अगर प्रैक्टिसेस क्वेश्चन में हूं तो देख लें वो किस थियरी के साथ वो मैच खाती हैं। समझ आ गई बात? गॉट इट? ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया जी थियरी एप्लीकेशन वाला। बाकी इस पे ज्यादा देर हम बात इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि इस पे तो मेरा 6 घंटे का लेक्चर होता है। 6 घंटे का लेक्चर होता है सीएसएस वालों के साथ। तो अच्छा, लेवल ऑफ एनालिसिस की बात भी हम करते हैं। अच्छा जी, तो जाहिर है अब 6 घंटे हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। खैर, हनीफ खान का हनीफ मैं आपको लेता हूँ बाद में, पहले ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको हम देख लें। अच्छा, लेवल ऑफ एनालिसिस की बात बड़े टाइमली है तो वो उसको हम देख लें। लेवल ऑफ एनालिसिस बाय टाइटल नहीं लिखा जाता क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। ये स्टूडेंट्स एक कहने के गलती करते हैं, फंडामेंटल गलती करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अगर हम इसको देखना चाहें लाइव, ये जो चले कल परसों से ये चल रहा हमास हमास इन्वेडेड इसराइल, चले हम इस स्टेटमेंट को ऐसे रखते हैं। अब इसको पॉसिबली किस किस तरह से देखा जा सकता है, अब मैं आपको बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कि हमास इज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमास इज नॉट अ स्टेट। अच्छा जी, फिर हम देख सकते हैं इसको इंडिविजुअल लेवल पे कि जी हु इज बिन्यामिन नेतन्याहू एंड हु इज मिस्टर इस्माइल हानिया ऑफ हमास। इनकी मेंटालिटी को देख, अगर आप बिन्यामिन नेतन्याहू की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कि मिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू सिंस ही हैज बीन फेसिंग सीरियस क्राइसिस एट होम, उसको प्रोसिक्यूशन का सामना है, करप्शन एंड अदर चार्जेस हैं उस पर। अच्छा, ही हैज बीन आइसोलेटेड, ठीक है, तो परहैप्स दे प्रोवोक्ड दिस समथिंग। और इस ये अनप्रोवोक्ड नहीं है, दे प्रोवोक्ड फॉर द लास्ट 6 or 7 months। ये झूठ बोला जा रहा है कि दिस इज अनप्रोवोक्ड, दिस वाज प्रोवोक्ड। बिल्कुल ऐसे जैसे रशिया को प्रोवोक किया गया नेटो के एक्सपेंशन और उसके नाम पे, ये प्रोवोक था। मैं इंडिविजुअल लेवल पे भी इसको देख सकता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी इसको देख सकता हूँ कि हमास इज एन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय, फंडेड बाय फलाना बाय। इसको स्टेट के लेवल पे भी देखा जा सकता है। पैलेस्टाइन को अगर हम एक स्टेट या सूडो स्टेट लें, दूसरी तरफ इसराइल को लें, तो उस फड्डे का तो हमें पता है कि जी वो जो है वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप और यहूदी सेटलमेंट्स वगैरह वगैरह को हम देख सकते हैं। अच्छा, फिर इसको हम रीजनल लेवल पे भी देख सकते हैं, मिडल ईस्ट के लेवल पे, ठीक है। फिर इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी देख सकते हैं कि जी इसराइल इज बीइंग सपोर्टेड बाय यूएस एंड यूरोप, और इस तरफ जो पैलेस्टीनियंस हैं हमास हिजबुल्लाह, दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय ईरान स्पेशली एंड सीरिया, लेबनान एंड इवन टू सम एक्सटेंट रशिया एज वेल, ठीक है। अच्छा जी, इसको ग्लोबल लेवल पे भी हम देख सकते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल में और ग्लोबल लेवल में फर्क क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल में वी सिंपली डील स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप। ग्लोबल लेवल पे क्या देखते हैं कि व्हेन
state to state relationship is being studied in the presence of international organization या international institution. क्या यूएन का रोल नहीं है इसमें? क्या अरब लीग का रोल नहीं है इसमें? ठीक है, तो वो चीजें मिल के इस इशू को बना देती हैं ग्लोबल लेवल। हर लेवल से आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट एक्टर्स दिखाई देंगे, डिफरेंट स्टांस दिखाई देंगे, और उस इशू की ओवरऑल पिक्चर डिफरेंट दिखाई देगी। ठीक है, तो इसी तरह से उसका सोल्यूशन डिफरेंट होगा। लेवल ऑफ एनालिसिस बेसिकली आपके लिए इशू को तोड़ देता है कि भाई इशू है, अब आप परेशान हैं, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, और ये वो सारा कुछ। तो लेवल ऑफ एनालिसिस आपके लिए इन चीजों को फ्रेगमेंट करता है, और फिर आपके पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट आ जाते हैं। इंडिविजुअल पे स्टार्ट करेंगे तो नैरो, स्टेट पे जाएंगे थोड़ा बड़ा, रीजन पे जाएंगे तो और स्कोप बड़ा हो गया, इंटरनेशनल पे जाएंगे और बड़ा, ग्लोबल पे जाएंगे तो और बड़ा। तो आपके पास नॉट ओनली नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट आल्सो द स्कोप ऑफ योर एनालिसिस विल बी ब्रॉडन्ड। तो इसलिए मैटर करता है। फर्ज करें ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी पे अगर आप कोई बात करते हैं, तो ट्रम्प की जो पर्सनैलिटी है वो ओवरवेलमिंगली उसकी फॉरेन पॉलिसी पे असरअंदाज होती थी। जिस तरह से उसका इरेटिक होना, इम्पल्सिव होना, अनस्टेबल होना, उसकी फॉरेन पॉलिसी को अगर हम एनालाइज करें तो इंडिविजुअल लेवल पे ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी का कोई भी एक्शन, चाहे चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर हो, चाहे मिडिल ईस्ट के मामलात हों, उन सारे के सारे को बेहतरीन वे में आप एक्सप्लेन कर सकते। तो लेवल ऑफ एनालिसिस हर जगह पे सारे नहीं लगते, ठीक है, हर जगह पे लिख के नहीं लगाए जाते। बेसिकली इट गिव्स यू द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ, वो क्या कहेंगे उसको, पैराग्राफ। अगर आप हर पैराग्राफ पे एक डिफरेंट लेवल के साथ उसको एक्सप्लेन करना शुरू करें, व्हेन नेसेसरी, हर जगह पे नहीं, ठोकना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप बेहतरीन वे में एक इशू की इंटायरिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आ गया जी लेवल ऑफ एनालिसिस। क्लियर? अच्छा, ये लें जी, ये जॉब भी डन। और अच्छा, तीसरा मेजर इशू, तीसरा मेजर इशू जो है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है पेपर सॉल्विंग टेक्निक। अब सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से, ठहर जाएं जी, मैं देख लूं कौन वेट कर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सारे स्टूडेंट एस्पायरेंट, आप लोग क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझते ही नहीं। क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर रिस्पॉन्स छुपा होता है। देखें, पेपर सेट करने वाला कौन है? प्रोफेसर। पेपर चेक करने वाला कौन है? प्रोफेसर। मुझे पता है, आई बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, मुझे पता है कि जब हम पेपर सेट करते हैं तो क्या चीजें चल रही होती हैं, पेपर चेक करते हैं तो क्या चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते, वहां पे हम डिस्क्राइब लिखते हैं तो डिफरेंट मीनिंग, एक्सप्लेन लिखते हैं तो डिफरेंट मीनिंग, एनालाइज लिखते हैं तो डिफरेंट मीनिंग, एग्जामिन लिखते हैं तो डिफरेंट मीनिंग, कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिखते हैं तो डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, अब बेसिकली ये कीवर्ड्स हैं दैट डिटरमिन द टाइप ऑफ योर रिस्पॉन्स। अच्छा जी, तो जैसा वर्ड वैसा ही डाटा आपने अनलीश करना। आपके पास बहुत सारा डाटा होगा उस एरिया से मुतालिक, लेकिन आपसे एक पर्टिकुलर डायमेंशन पूछी गई होगी। तो माय डियर, ऐसा नहीं कि हाथ को चाबी दी और सारा कुछ जो आपके जहन में ठोक दिया, इस तरह से नहीं होगा। अच्छा, अब आते हैं पेपर के स्ट्रक्चर्स पे। पेपर का जो स्ट्रक्चर है, हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि हर जगह, बहुत सारे तो ये भी करते हैं कि आउटलाइन लिखते हैं। भाई आउटलाइन की जरूरत नहीं होती। आउटलाइन 1500-2000 वर्ड के डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है, उससे बयान हमने लिखने 4 सवाल 2.5 घंटे। एवरेज है हमारे पास 550 से 600 वर्ड्स पर क्वेश्चन या पर आंसर टू क्वेश्चन। अच्छा जी, होगी बात, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि आउटलाइन की उधर क्या जरूरत है। फिर आप जनाब स्टार्ट करें, फिर समटाइम्स इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती। इंट्रोडक्शन आप समटाइम्स थोड़ा सा नॉवल भी हो सकते हैं, सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है।
सिचुएटिंग द प्रॉब्लम इनटू द कॉन्टेक्स्ट। आप जी वो इंट्रोडक्शन से ही बात नहीं आती। अच्छा, 1 पेज का इंट्रो, 1.5 पेज का जनाब आप लिखते हैं, फिर नॉट ऑलवेज जनाब लिखते हैं, फिर 1.5 पेज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भाई क्वेश्चन स्टेटमेंट देखें, वेदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज नीडेड और नॉट। अगर नीडेड ही नहीं है तो क्यों लिखेंगे आप? और अगर लिखना भी पड़ रहा है और आपको लग रहा है कि एग्जामिनर को या रीडर को दिया जाना चाहिए, तो आप 2 से 3 लाइनों में लिख सकते हैं, 2-3 सेंटेंस। अब अगर मिसाल पाकिस्तान इंडिया पे कोई सवाल आ जाए, आप लिखेंगे जनाब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, हिंदू इंडिया तो जी पाक मुस्लिम इंडिया तो तकसीम बंगाल 1937 मिनिस्ट्रीज दैट शेप्ड द मूड ऑफ द मुस्लिम्स कि वी कैन नॉट सिट टुगेदर दैट्स व्हाई। नहीं भाई, आप 3 सेंटेंस लिखें कि जी सिंस इट्स देयर इंसेप्शन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट एंजॉय एन कॉर्डियल रिलेशनशिप, ठीक है, एक्रिमोनियस रिलेशनशिप रहे हैं, ठीक है, because of the issues of this and they have fought 3 wars and many other border disputes या border skirmishes, ठीक है, over the years। लेकिन 3 लाइनों में आपने 70 साल का बैकग्राउंड दे दिया। चले, तसल्ली होगी कि दे दिया। अब आए आप मेन उसकी तरफ जो पूछा गया। मेन डिस्कशन आपकी उस पे होनी चाहिए सारी की सारी। अच्छा जी, हेडिंग्स। हेडिंग्स कुछ लोग लिख देते हैं पूरे का पूरा सेंटेंस, कुछ लिखते हैं 2 वर्ड्स। हेडिंग 4 से 5 वर्ड्स की होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। फिर उसमें वर्ड्स ऐसे अरेंज करें कि सिर्फ अगर वर्ड्स अगर पढ़ लिए जाएं तो पता चले कि नीचे वाले पैराग्राफ में क्या लिखा होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंट हेडिंग्स भी नहीं देनी, सोबर राइटिंग लिखनी है कि 1 पेज पे 1 से 2 हेडिंग्स, 6 पेजेस का एवरेज रिस्पॉन्स होता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग 7 ले जाएं, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं। अच्छा, हेडिंग्स डायरेक्शनल हूं, पता चले कि हेडिंग पढ़ ली तो हाँ इसमें ये होगा। अच्छा, फिर ऑन द ईव ऑफ योर कंक्लूजन बहुत सारे स्कॉलर्स ने, सियाणों ने क्रिटिकल एनालिसिस लिखा होता है। भाई जो पीछे आपने 6 सफ़े काले किए वो क्या था, फिर झक मारी, इधर क्रिटिकल एनालिसिस और नीचे कंक्लूजन। भाई क्रिटिकल एनालिसिस का जो वर्ड है ना क्रिटिकल, क्रिटिकल से मुराद ये नहीं होता टू क्रिटिसाइज, क्रिटिकल से मुराद ये होता है टू डायसेक्ट, to challenge the conventional wisdom, dissect the power and reveal the power relationship। चल क्या रहा है, who is winner, who is loser, who is the gainer। critical analysis वो होता है when you dissect the power relationship of the given situation, ठीक है। अच्छा, आप जी क्रिटिकल एनालिसिस, अच्छा बहुत सारे सियाणों ने तो 2-2 3-3 थियरियां लगाई होती हैं। और भाई आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सिम्टम्स बताते हैं, क्वेश्चन आपका सिम्टम होता है, क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है जिसका सोल्यूशन आपने देना होता है। क्या डॉक्टर ने कभी कहा कि जाओ जी मेडिकल स्टोर खा लो सारे का सारा? मैं जैसे पहले बता रहा था कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में आंसर होता है, इसी तरह से क्वेश्चन के अंदर ही थियरी भी छुपी हुई होती है, डायरेक्शन दी हुई होती है कि किस तरफ चीजें जा रही। तो माय डियर, आपने थियरी भी एक ही रखनी प्रेफरेबली, और ले जाएं लिबरलिज्म रियलिज्म जो भी आपके ख्याल से सूटेबली। theory is just one perspective of that issue या that development, that phenomena, one aspect, not the complete one। it is the lens that you use to view that one, ठीक है जी, एक perspective, that's all, no multiple theories। अब मसला ये है कि आप लोग आईआर पढ़ते हैं उनसे जो करंट अफेयर पढ़ाने वाले हैं, और करंट अफेयर भी उनको नहीं पढ़ाना चाहिए। कोई इंजीनियर है तो कोई कुछ है, 40 नंबर लेके अगले दिन आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो माय डियर, इस तरह से नहीं होता। टीचिंग एक बहुत बड़ी जॉब है, ये मुझे भी 8-10 साल के बाद समझ आई, टू बी वेरी फेयर। तो इसलिए जब आप अप्रोप्रिएट पर्सन से पढ़ेंगे जिन्होंने वो अपना सब्जेक्ट पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा, उसके डायनामिक्स, उसके बैकग्राउंड्स, उसके उसके
बहुत सारी चीज़ों का तो नहीं पता होता है, हम भी उतने ही नालायक होते हैं, लेकिन एटलीस्ट सर मारा ही होता है ना उसमें। तो कोशिश करें कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट वाले से राब्ता कर लें, बजाय कि जी इस्लामियात आप इंजीनियर से पढ़ रहे हैं, आईआर आप जनाब पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट साइंसेज वालों से, या वेटरनरी डॉक्टर से, या इवन हमारे जो डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस, हमारे जो मेडिसिन वाले, तो फिर आपको समझ तभी आएगी। वही आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा वो बताएंगे, किस तरह से एप्लीकेशन होता है सारे। तो क्वेश्चंस का भी वही बताएंगे। अब मसला ये कि पेपर सेट करता है प्रोफेसर, चेक करता है प्रोफेसर, पढ़ते आप सीएसपी से हैं। अब मुझे नहीं पता कि सीएसपी का रोल कहाँ पे आता है, लेकिन चूंकि आप फैसिनेट होते हैं, वाह, और वो भी स्टोरियां सुनाते हैं, व्हेन आई वाज देयर, व्हेन आई वाज हियर, तो यही कुछ चलता रहता है। खैर, अच्छा, ये हो गया जी बेसिक 3 क्वेश्चंस। मैंने कोशिश की कम टाइम में उस पर कोई हम कर लें। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास अगला सवाल है चाइना इन द मिडिल ईस्ट। देखें, चाइना इन द मिडिल ईस्ट, अभी ये 2 4 5 महीने पहले ये सारा कुछ हुआ। चाइना इन द मिडिल ईस्ट पढ़ने से पहले हमें चाइनीज बिहेवियर को समझना होगा और पूरे उस रीजन को देखना होगा। रीजन की ट्रेजेक्ट्री ये है कि इट हैज ऑलवेज बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियंस एंड आफ्टरवर्ड अमेरिकन्स। पहले यूरोपियंस ने रखा कंट्रोल, फ्रांस और ब्रिटेन ने प्राइमरीली, फिर उसी तरह से उन्होंने तकसीम भी किया। वही सारा साइक्स पिकट एग्रीमेंट को अगर हम देख लें, बेल्फोर डेक्लेरेशन को देख लें, बाद में जिस तरह से फ्रेंच मैंडेट और ब्रिटिश मैंडेट की बात कर लें, फसाद की जड़ें वो हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे जैसे 1956, हाँ जी, स्विस कैनाल क्राइसिस। स्विस कैनाल क्राइसिस वाज द पॉइंट, कि जब वाज द पॉइंट, एक मिनट भाई, अच्छा, was the point when USA actually took over this whole region और ब्रिटेन यहां से रैप अप हो गया। स्विस कैनाल क्राइसिस की फिर मान। अच्छा, उसके बाद यूएसए thrived on the conflict because USA was party siding with Israel against the Arabs। अब वो जो अरब्स थे, पहले उन्होंने लैंड का फड्डा किया, फड्डा यानी पैलेस्टाइन के इशू को लैंड का इशू समझा। बाद में 50s में वो अरब नेशनलिज्म का बना विजवी इसराइल। उसके बाद जब यूएस ने ये सारी गवर्नमेंट्स को कोऑप्ट कर लिया, तो फिर ऑर्डिनरी अरब्स ने सोचा कि हमारी गवर्नमेंट्स तो कुछ भी नहीं कर रही उस इशू पे विच इज वेरी क्लोज टू आवर चेस्ट, क्लोज टू आवर हार्ट। उन्होंने रिलीजन की बेसिस पे कहा कि दे आर मुस्लिम ब्रदर्स, वो एक्सट्रीमिज्म का इशू बन गया। फिर वायलेंस स्टार्ट हुआ रिलीजियस उसकी बेसिस पे, वो जुडियो मुस्लिम इशू बन गया। फिर इसी तरह से अभी तक वैसा चला रहा। फिर 2000s के बाद ये टेररिज्म का इशू बन गया। 2009-10 के बाद जब गजा फ्लोटिला वाला हुआ, तो ये ह्यूमैनिटेरियन इशू बन गया। ये इशू की ट्रांसफॉर्मेशन हुई। जब भी आप किसी इशू को देखें, तो पहले तो ये देखें इशू की नेचर क्या है, हु आर इन्वॉल्व, और उन जो इन्वॉल्व उनके स्टांसेस क्या हैं, उनका यानी मौकिफ क्या है, और उस मौकिफ में आप तब्दीली करेंगे तो पीस आएगा। उस मौकिफ में तब्दीली करेंगे तो पीस आएगा, और अगर आप नहीं करेंगे तब्दीली, पीस नहीं आएगा। ट्रेडिशन पे, इमोशंस पे जुड़े रहेंगे, पीस नहीं आएगा। आप कश्मीर को देख लें, पैलेस्टाइन को देख लें, ये सारी आलमजेब ना करें, ऐसे ना करें शाबाश। तो ये सारे के सारा इस तरह से चलता है। लेकिन विद द राइज ऑफ चाइना, चाइना जो है, चाइना ऑलवेज यूजेस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। चाइना अफ्रीका में गया 2003 एंड ऑनवर्ड, उस अफ्रीका की भूख मिटना शुरू हो गई। वो जो हम देखते थे, वो जो बच्चों को प्लग करने वाली जो तस्वीरें आती थी, गिद्ध बैठी हुई है और साथ ही एक बच्चा है मैल न्यूट्रिशन वाला, वो खत्म होगी थैंक्स टू चाइना। चाइना ने वहां पे कल्टीवेशन की, लैंड ब्रिजेस बनाए, रोड बनाए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, इकोनॉमियां अच्छी हुई।
और चाइना की तरफ लोग इसलिए गए थे बिकॉज अफ्रीका हैड द बैकग्राउंड ऑफ colonialism. For them, China had never been a colonizer, तो China was perceived as benevolent power. अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि जनाब इधर जमाल खशोगी वाला वाकया होता है। बाइडन जो है एमबीएस को टाइट करना चाह रहे होते हैं। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती, यूक्रेन रशिया वॉर होती। यूक्रेन रशिया वॉर में यूएस से प्रॉमिस्ड यूरोपियंस के जो आपकी तेल और गैस आ रहा है रशिया की तरफ से, उस एनर्जी को मैं पूरा कर दूंगा फ्रॉम आर मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स। मिडल ईस्ट वाले जो हैं वो टेढ़े हो गए, स्पेशली यू जो हैं सऊदी अरेबिया, कि वी विल नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब अमेरिका तो फंस गया, उधर यूरोपियन अलाइज हैं और इधर जो सऊदिया दूर हो रहा है। तो नाउ सऊदिया वाज इन अ पोजीशन टू बार्गेन कि जनाब हमें न्यूक्लियर डील दी जाए, न्यूक्लियर फॉर पीस दिया जाए, आर्टिकल 5 ऑफ नेटो प्रोटेक्शन उस टाइप की दी जाए, और हमारे साथ कोई सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया जाए, और प्लस के जी मोहम्मद बिन सलमान पे जो केस है वो खत्म किए जाए। वो सारा कुछ हुआ थैंक्स टू दिस वॉर। अच्छा जी, साथ ही उन्होंने सिग्नलिंग की कि हम चाइना की तरफ जा सकते हैं। अब आपको पता है ईरान पिछले कई सालों से देख रहा है कि चाइना की तरफ, क्योंकि ईरान पे वेस्ट ने सैंक्शन लगाई हुई हैं, तो वो तो नेचुरल अलाई बनते दिखाई देते हैं। लें जनाब, नाउ चाइना मीडिएटेड बिटवीन दीज टू। अब सऊदीया को पता था कि ऑयल विल नॉट बी द प्राइज्ड वेल्थ इन कमिंग डेज या कमिंग ईयर्स एंड डेकेड्स, तो वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते थे। वो चाइना के साथ जाके अदर सेक्टर्स को इम्प्रूव करना चाहते थे, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह वगैरह। अब अमेरिका ने देखा कि जी वी नीड टू पुल बैक सऊदी अरेबिया इनटू आवर ऑर्बिट। पिछले 6-8 महीनों से ये इनकी चल रही थी, और प्लस यूएसए वांटेड सऊदी अरेबिया एज एन अलाई इन द रीजन टू काउंटर BRI एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ऑफ चाइना। यानी वो मिडल ईस्ट से लेके, यानी वेस्ट यूरोप, देन मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट के बाद इधर इंडिया, इंडिया से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया, यानी एक कंटेनमेंट आर्क चाइना के गिर्द बनाई जाए, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे जो सीटो, सेंटो और नेटो के बनने से एक वेस्ट सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बनी, बिल्कुल वही। आप मैप देखें और आपको सारी समझ आती है। ये है सारा बैकग्राउंड। चाइना वहां वहां जा रहा जहां जहां पे ग्रीवेंसेस हैं, दोज हु आर नॉट हैप्पी, दोज हु आर डिससेटिस्फाइड कंट्रीज। ठीक है, किससे? विद वेस्टर्न ऑर्डर, विद यूएसए, विद द यूरोप। ठीक है, और चाइना अपने आप को एज बेनेवलेंट पावर के तौर पे पेश कर रहा है, और लोगों की ग्रीवेंसेस तो है वो तो जप्पा मार रहे हैं चाइना को। ये है बैकग्राउंड। और अब जो है सऊदी अरेबिया इज इन अ पोजीशन टू बार्गेन, तो वो बार्गेन कर रहे हैं। ये है सारा बैकग्राउंड। तो फर्क ये है कि चाइना थ्राइव्स ऑन इकोनॉमिक गेन्स, म्यूचुअल गेन्स, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, whereas USA thrives on the conflict। ठीक है, वो क्यों करता है? क्योंकि वो अपने एलाइज को उस रीजन में प्रमोट कर रहा होता है, तो ज़ाहिर फिर यूएस के एलाइज किसी के अगेंस्ट भी होते हैं, तो लें जनाब वहां पे बाइपोलैरिटी वाला मामला हो जाता है। मिडल ईस्ट में भी देख लें, एक तरफ यूएस एलाइज हैं तो दूसरी तरफ एंटी यूएस एलाइज हैं, चाहे ईरान हो, सीरिया हो, बहरीन हो, यमन हो, लेबनान हो, जहाँ पे आपको ईरानियन फुटप्रिंट दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो पहले आप किसी भी इशू को जब देखें, इशू को देखें, इन्वॉल्व लोग क्या हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, और इसी तरह से चीजें लेके होपफुली चाइना इन द मिडल ईस्ट आप समझ चुके हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो यस कर दें। अच्छा, राइजिंग नेशनलिज्म इन आईआर। आईआर खड़ा ही नेशनलिज्म पे माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आईआर खड़ा है स्टेट पे। स्टेट इज द यूनिट ऑफ एनालिसिस, या नेशन स्टेट जिसे हम कहते हैं। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नेशन और नेशनलिज्म से लिया गया। आप लोग जब सीएसपी बनेंगे
तो आप एक ओथ लेंगे, वो क्या हल्फन आप इकरार करेंगे कि जनाब मैं पाकिस्तानी इंटरेस्ट के साथ वफादार रहूंगा। भी व्हाई डू यू हैव टू डू दिस? क्यों किया जाए? क्योंकि नेशन का तस्वुर नेशनलिज्म के साथ है, और नेशनलिज्म का तस्वुर नेशन के साथ कि आवर टॉप लॉयल्टी मस्ट बी विद द स्टेट, इवन एट द एक्सपेंस ऑफ माय ओन इंटरेस्ट, आवर ओन इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। फिर उसी की बेसिस पे जंगें होती हैं, उसी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसी के अंदर रहने वाले एक इमेजिन्ड कम्युनिटी बन के एक वन नेशन बनते हैं। तो जनाब नेशनलिज्म एंड नेशन दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ दिस इंटरनेशनल सिस्टम जिसपे मैं और आप रह रहे, ठीक है। और उस स्टेट के साथ इमोटिव एफिलिएशन इज नेशनलिज्म। वही इंटरेस्ट बन जाते हैं जो स्टेट के लिए होते हैं, हम उसी के साथ जुड़े रहते हैं, उसी की बेसिस पे वॉर्स होती हैं, उसी की बेसिस पे कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप्स होती हैं। तो ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है ये तो हिस्टोरिकली रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो अभी का राइज, इससे क्या होगा, वो ये कि विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये नेशनलिज्म कम हो गया था कि हम इतना मैकेनिस्टिक वे में स्टेट के साथ नहीं जुड़े हुए थे, क्योंकि दुनिया एक दूसरे के साथ एफिलिएटेड थी अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, ये वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन थे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बिजनेसेस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सोसाइटी टू सोसाइटी रिलेशनशिप। दोबारा कैसे आया? when this globalization failed to keep its promises। आपने एंड ऑफ हिस्ट्री पढ़ा है ना? एंड ऑफ हिस्ट्री पढ़ा है किसी से, किससे भी पढ़ा? तो एंड ऑफ हिस्ट्री इज बेसिकली प्रॉमिस ऑफ द डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म ओवरऑल कि जनाब दुनिया में ये होगा ये होगा ये होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 30 साल हो गए जनाब। when nothing has happened, चलो अब कुछ कह रहे हैं, आप ही से पढ़ा। when nothing has happened तो फिर पीपल लुक टूवर्ड इधर उधर, तो फिर वहां पे आते हैं कुछ पॉपुलिस्ट्स। पॉपुलिस्टों ने फिर उन ग्रीवेंसेस को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, कि जनाब बाहर से आने वाले आपकी जॉब्स खा रहे, यू नीड जॉब, वी विल गिव यू जॉब। तो फिर आपकी जॉब कहाँ गई? वो जी बाहर वाले, ठीक है। तो इस तरह से नहीं भी यूट्यूब चैनल अभी बनाया है, तो आईटी में मैं जरा इलिटरेट हूँ, तो अब आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे आईफोन 14। अच्छा, तो ले जनाब, जब पॉपुलिस्ट आए, चाहे ट्रंप आया, चाहे ब्राजीलियन आए, या वगैरह वगैरह, अब मैं नाम नहीं ले रहा, बोरिस जॉनसन वगैरह वगैरह, इन लोगों ने उन ग्रीवेंसेस को एक्सप्लॉइट किया। दैट गेव द राइज टू जेनोफोबिया, दैट गेव द राइज टू इस्लामोफोबिया, ठीक है, दैट गेव द राइज ऑफ नेशनलिज्म against globalization, that gave yet another sentiment to, क्या कहेंगे उसको, या stimulus to those ultra nationalist forces, individuals and groups। तो इस तरह से यह है। होपफुली नेशनलिज्म इन आईआर आपने पढ़ लिया है। अब भाई इंटरव्यू वाले जो हैं, अच्छा अब पता नहीं 20 टॉक्स कौन, अच्छा खैर छोड़। अच्छा अब हम देखते हैं इंटरव्यू वाले। अब पता नहीं इंटरव्यू वाले कौन कौन सा सीएसएस पास करने के बाद इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। उसमें मैं सिंपली ये कहूंगा कि वहां पे कोई 300 में से 200 मार्क्स आईआर एंड रिलेटेड ही होंगे। तो आप ये हॉट इश्यूज जो हैं, मच हाइप्ड मच डिस्कस्ड इश्यूज, इनको देख के जाएं। पाकिस्तान के जो इमीडिएट बॉर्डर्स हैं या नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप को देख के जाएं। डोमेस्टिक इकोनॉमी, ये टेररिज्म और वायलेंस, सेक्टेरियनिज्म, लोकल गवर्नमेंट इस्लाहात, हाउ टू बूस्ट इकोनॉमी, गवर्नेंस, ये आप तैयार करके जाएं, इसी में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अच्छा अब आ जाते हैं जी पोलैरिटी। अब देखें कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से मुतालिक हैं, स्पेशली द सेकंड हाफ ऑफ द पार्ट 2, सेकंड हाफ ऑफ द पार्ट 2। अच्छा, हमास अटैक की तरफ हम जा रहे हैं जनाब, डॉक्टर अहमद काकड़, हम जा रहे हैं, मैंने ये लिखा हुआ है, स्टे ट्यून्ड। अच्छा, अच्छा हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल इश्यूज, इवन ये वाला हमास वगैरह वाले को देख लें, यूएस चाइना को देख लें, इंडिया यूएस को देख लें, सारा कुछ।
उसके पीछे जो रैशनैल होती है ना कि हु इज द ग्लोबल पुलिसमैन, उसकी बेसिस पे चीजें चलती हैं कि पुलिसमैन कौन है। आज से 10-15 साल पहले तक कुछ चीजें होती थी तो द होल वर्ल्ड वुड लुक टुवर्ड्स द यूएसए या वॉशिंगटन फॉर सॉल्यूशंस वगैरह वगैरह, बिकॉज यूएसए वाज अनडिस्प्यूटेड, अनचैलेंज्ड, अनक्वेश्चन्ड सुपर पावर, लिटरली डायरेक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है। हाउएवर, with the rise of China and with the relative decline of the US, चीजें वो नहीं रही। Now states have some options as well because of the shrinking capability of the USA, and states find other option as well like China. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि which order do we live in, तो आप जैसे बहुत सारे जो, मैं वैसे हैरान हूं, पिछले 1 साल से मैं ये जब भी ये सेशन वगैरह रखता हूं तो आप जनाब आते हैं जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं। जनाब पोलैरिटी, जो जो पोलैरिटी जो है, बेसिकली पोलैरिटी इज अ मटीरियल कॉन्सेप्ट, मटीरियल कॉन्सेप्ट। और मटीरियल कॉन्सेप्ट से मुराद ये कि आप ऐसी हाँक नहीं सकते। यू नीड टू सी, यू नीड टू चेक द पावर कैपेबिलिटी ऑफ द स्टेट्स। अच्छा, मल्टीपोलर की जब बात करते हैं, अच्छा एक तो हो गया यूएस, एक तो हो गया जी चाइना, तो भाई और कौन जी? रशिया। भाई रशिया की पावर दिखाएं। इकोनॉमी उसकी कोई 2.25 ट्रिलियन है, दो भी नहीं, 3, 4, 5 वाले बहुत सारे, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, इंडिया भी है। ठीक है, इवन 1.8 ट्रिलियन तो साउथ कोरिया की है। तो फिर उनको क्यों ना हम कंसिडर करें? व्हाई आर यू कंसिडरिंग रशिया? भाई हम रह रहे हैं इन अ बाइपोलर वर्ल्ड वेयर यूएसए एंड चाइना आर द काबिले जिक्र सुपर पावर्स। उनकी कैपेबिलिटी इकोनॉमिक देखें, 17-23, उनके डिफेंस स्पेंडिंग 800-300 बिलियन डॉलर। इसी तरह से उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखें कितने रीजन्स में। ठीक है। तो जनाब पहली बात तो ये कि आपने पोलैरिटी वाली जो जब भी डिबेट है उसमें कैपेबिलिटी को देखना है कि वो जो पोलर्स हैं, जो पोल्स हैं, उनकी पावर कितनी। मेरी और आपकी ख्वाहिश से नहीं हो सकती। मल्टीपोलैरिटी का आर्गुमेंट आता है प्राइमरीली इंडियंस की तरफ से, एंड इवन टू सम एक्सटेंट जापान एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह की तरफ से। इंडिया इसलिए चाहता है टू ओवरशैडो चाइनीज डोमिनेंस इन एशिया, कि वो ये नहीं कहना चाहता कि जनाब अच्छा द वर्ल्ड इज बाइपोलर वेयर यूएसए एंड चाइना दे आर कॉलिंग शॉट्स। नहीं 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 नहीं, वो ये कहते हैं कि हम भी हैं भाई। दे वांट टू सी अ मल्टीपोलर एशिया, कि उनको कोई ओवरवेल्म ना करे। जाहिर वो तो अपने आप को रेलिवेंट करना चाहते हैं बाय हैविंग दिस आर्गुमेंट, लेकिन कैपेबिलिटी तो देखें ना उनकी। 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है एंड दे हैव 1.45 बिलियन पीपल टू फीड, और उनका पर कैपिटा इनकम जनाब वो दुनिया में कोई 40 के करीब पड़ता है, $2,200 पर कैपिटा इनकम। ठीक है। फिर पावर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर पावर प्रोजेक्शन के उनके पास मटेरियल कैपेबिलिटी वो नहीं है। एस्पायरेशंस बहुत बड़ी। अब हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया सीरियसली फेसेस इम्बैलेंस बिटवीन एस्पायरेशंस एंड कैपेबिलिटी। एस्पायरेशन तो हमारी भी है कि हम भी सुपर पावर बनना चाहते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी भी तो देखें ना। समझ आ रही बात की? अच्छा, हम आज बायपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन इस बायपोलर वर्ल्ड को आप पुरानी कोल्ड वॉर के तनाजुर में मत देखें। देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स एज वेल। ग्लोबलाइजेशन है, सोशल मीडिया, डीपर इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स एंड पीपल, free flow of goods and ideas, deeper interdependence of the people, society, states वगैरह वगैरह, मल्टीनेशन कॉर्पोरेशन। तो बाइपोलैरिटी से हरगिज ये मुराद नहीं कि क्लासिकल वो जो पुरानी थी वो कोल्ड वॉर है।
आज की कोल्ड वॉर के डायनामिक्स भी डिफरेंट है। वी आर परफेक्टली लिविंग इन अ कोल्ड वॉर। अच्छा, आज की दुनिया में मल्टीलैटरलिज्म है, लेकिन उस मल्टीलैटरलिज्म के नीचे एक मिनी लैटरलिज्म भी है। मल्टीलैटरलिज्म में तो बहुत सारे कंट्रीज लाइक आसियान एंड यूरोपियन यूनियन, लेकिन उनके नीचे भी कुछ कंट्रीज कुछ इश्यूज पे डायरेक्टली भी चल रहे हैं। ब्रिक्स देख लें, ब्रिक्स में ब्रिटेन फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एंगेज विद अदर कंट्रीज बिकॉज जो मल्टीलैटरलिज्म है ना यूरोपियन यूनियन का, वो अलाउ नहीं कर रहा था उनको कि आप उसके साथ ताल्लुक रखें, उसके साथ जाएं, उसके साथ जाएं। और फिर वहां पे जो लॉ मेकिंग या डेलिब्रेशंस का मैकेनिज्म बहुत लंबा चौड़ा था, तो 25-30 कंट्रीज किसी बात पे एग्री करते करते सालों लग जाते थे। फिर क्या है, आज की दुनिया में स्टेट्स एक दो इश्यूज के लिए उनके साथ, एनर्जी के लिए उनके साथ, इकोनॉमी के लिए उनके साथ, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए उनके साथ, इस तरह से ताल्लुकात में जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मिनी लैटरलिज्म। मल्टी में तो बहुत सारी है ना, मिनी में छोटी छोटी। जी मिनी लैटरलिज्म क्यों चल रहा है दुनिया में? क्योंकि चीजें बहुत तेजी से होना चाहिए, रीजनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। स्टेट समझती हैं कि सार्क में अगर हम हैं तो बातें 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 ही चल रही, आसियान में बातें बातें बातें। आप आसियान में भी रहते हैं लेकिन इंडिविजुअली रिलेशनशिप भी रखते हैं चाइना के साथ, यूएस के साथ, तो इस तरह से चलते हैं जी। अच्छा जी, तो ये आ गया जनाब ग्लोबल ऑर्डर की वो बात, और वो मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि मल्टीपोलर आर्गुमेंट किसका है और वो क्यों है, वो भी मैंने आपको बता दिया। वी आर परफेक्टली लिविंग इन बायपोलर वर्ल्ड, बट इट डजंट मीन कि बायपोलरिटी में वो जी वो पुराना दौर तो डिफरेंट था। मैंने आपको वो रीजन भी बताया कि अब के रूल्स ऑफ द गेम डिफरेंट होंगे। डन डन। अब अगला सवाल आ गया जी ब्रिक्स एंड G20 वाला। अब ब्रिक्स एंड G20 को हम देख लें। ब्रिक्स बेसिकली आपको पता ब्रिक्स बनी कैसे थे? ब्रिक्स 2003 में, आपको पता दुनिया में एड्स वगैरह, ये ब्राजील ज़ाहिर है उनकी तो बहुत सारी इकोनॉमी भी उस तरह की इंटरटेनमेंट पे चलती, एड्स वगैरह की ड्रग्स के लिए दे कॉन्टेक्टेड इंडिया, एंड इंडिया इज द पावर हाउस ऑफ ड्रग्स। ये ड्रग्स से मतलब मेडिसिन, क्योंकि इवन यूरोप ने भी अपने एक तरह से कंसीड किए हुए कि जी इंडिया शुड मेक ये सारा कुछ आउटसोर्स एक तरह से किया हुआ। ब्राजील वांटेड टू, क्या कहते हैं उसको जी, बाय ड्रग्स फॉर द HIV, लेकिन वो जो है ना WTO की बाइंडिंग्स, जो अब मैं नाम भूल रहा हूँ, वो जो खैर बाइंडिंग्स हैं जो प्रोडक्ट्स पे होती हैं, किसने किसको किन बेसिस पे बेचनी है या नहीं बेचनी, उनकी बेसिस पे दे कुड नॉट बाय द चीप ड्रग्स, क्योंकि मोनोपोली थी वेस्टर्न कंपनीज की, वो बहुत महंगी दवाइयां थी। अब वो सस्ती दवाई खरीदना चाहते थे, इंडिया सस्ती दवाई बेचना चाहता था, बट बोथ वर बाउंड बिकॉज ऑफ द सिस्टम, सिस्टेमिक कंस्ट्रेंट्स थी। अच्छा, दे स्टार्टेड टॉकिंग, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, देन रशिया वगैरह भी साथ आ गए। 2006 में फॉर्मल बातचीत स्टार्ट हुई फॉरेन इकोनॉमिक अलायंस, क्योंकि USA वाज बिजी फाइटिंग वॉर इन इराक, अफगानिस्तान, एंड 2008 में फिर जिस तरह से कहने के वो रिसेशन आई, लेकिन जनाब ब्रिक्स हो गई 2006 वगैरह से फंक्शनल, और वो बेसिकली इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए। अगर आप ये समझते कि ब्रिक्स इज एन अलायंस, तो सॉरी आप गलत हैं। अलायंस कोहेरेंट होता है विद कॉमन पर्पस अगेंस्ट समवन, इट इज इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर देयर इकोनॉमिक गेन्स, बस दैट्स ऑल। क्योंकि अदरवाइज फिर आप वहां पे इंडिया और रशिया और चाइना को इकट्ठे ना देखते। अच्छा, ब्रिक्स की ये जो इनलार्जमेंट हुई है, बेसिकली इट इज द अलायंस ऑफ डिससेटिस्फाइड, it is the alliance of the global south, and now America has to consider south yani Asia and Africa in their foreign policy priorities, क्योंकि उनको पहले ही लग रहा है कि साउथ हैज बीन कैप्चर्ड बाय इंडिया, सॉरी इंडिया कह रहा हूँ, चाइना, अफ्रीका तो पहले, और एशिया भी ऑलमोस्ट।
So now USA is reconsidering their foreign policy priorities, considering South, and South will determine the course of 21st century, my dear, mark my words. तो ये जो एक्सपेंशन है, हालांकि आप देखेंगे कि अर्जेंटीना है उसमें, तो फलाना है, तो यूएई है, तो सऊदीया है, तो फलाना, तो इससे हमें पता चलता है कि दिस इज सिंपली इकोनॉमिक फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, बट दे ऑल आर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द यूएस एंड फ्रॉम दिस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर. मिसाल के तौर, since long South Africa has been doing the bid for permanent membership in Security Council, क्योंकि कोई अफ्रीकन नेशन नहीं, तो दे कंसिडर के दे आर द मोस्ट वेल प्लेस्ड कंट्री टू बी द सिक्स्थ. ब्राजील लैटिन में बड़े अरसे से लगा हुआ है. अच्छा, इंडिया इधर लगा हुआ है. अब वहां पे उस एलीट क्लब में इनको एंट्री नहीं मिल रही, प्लस बहुत सारी और भी जगहों पे उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा. ठीक है, तो उनकी जो पॉलिटिकल एक तरह से ऑटोनॉमी है, वो ये समझते हैं कि नाउ दे मस्ट बी गिवन सर्टेन रोल्स इन देयर रीजन्स, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इवन जापान एज वेल. तो ये लोग जो हैं, they are dissatisfied with Europe and US and this liberal order, and that's why they are expanding this setup, the setup of dissatisfied. फिर हम देखते हैं जनाब, इसमें और क्या था, G20. अब देखें, आपने नोट किया G20 में पुतिन और प्रेसिडेंट शी नहीं आए, नोट किया आपने? अब इसको इन रिलेशन टू ब्रिक्स सुनिए. G20 is dominated by the Europeans, Westerns. Putin and Mr. Xi wanted to undermine the significance of this G20, and they wanted to highlight the significance of BRICS. अब BRICS versus G20 इक्वेशन आप कर सकते हैं कि इस लिबरल ऑर्डर को वीक किया जाए, ताकि यूएस और यूरोप को रियलाइज करवाया जाए कि हमारी भी से है. They do not want to change this system entirely, ups downs, नहीं, but they want their say be heard. समझ आ रही बात की? तो ये है सारा. तो G20 स्टार स्टडेड और बाय यूरोपियंस, और जबकि अगर ब्रिक्स को देखें तो दे सीम्स टू बी द क्या कहेंगे इसको, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साउथ. अच्छा, डी डॉलराइजेशन जनाब कोई नहीं हो रही इतनी जल्दी. ये जो डी वर्ड है मिसप्लेस्ड है. डी डॉलराइजेशन इतनी जल्दी नहीं होगी. ये सिग्नलिंग होगी कि हम युआन में करेंगे, हम रुपये में करेंगे. वो सिर्फ ऐसे, अच्छा अगर तुम उधर नहीं हमें अकोमोडेट करें तो हम ये करें. डी डॉलराइजेशन कैसे मुमकिन है जब इंस्टीट्यूशन जो ब्रेटन वुड जो वो पड़े हुए, वी सिंपली फॉल टू दीज फैंसी टर्म्स, डी डॉलराइजेशन. तो इस तरह से थोड़ी होता है. क्या ग्लोबलाइजेशन है इस नेशन स्टेट सिस्टम को खत्म कर दिया? नहीं, बल्कि उस नेशन स्टेट सिस्टम ने इसको अडॉप्ट किया. तो डी डॉलराइजेशन नहीं होने वाली, ना कहीं ये होगी. ये एक टूल है, प्रेशर माउंटिंग टूल. ये चूंकि अमेरिका एक तरह से नीचे गिरा हुआ है, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, तो सारे कह रहे हैं हाँ जी मैं भी एक मारूंगा जनाब, तो मैं भी मारूंगा. ये वही चीज है, डी डॉलराइजेशन नहीं होने वाली. अच्छा आगे चलते हैं. ग्लोबलाइजेशन के जी क्या ये न्यू इंपीरियलिज्म, ग्लोबलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा? ग्लोबलाइजेशन एक होमोजेनस कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी ग्लोबलाइजेशन एक ये है तो वो ये कहती. नो नो नो, ग्लोबलाइजेशन हैज मैनी फेसेस एंड मैनी पर्सपेक्टिव्स. उसमें ग्लोबलिस्ट का भी पर्सपेक्टिव है, हाइपर ग्लोबलिस्ट का भी है, स्केप्टिक्स का भी है, वगैरह वगैरह. बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन में भी पर्सपेक्टिव्स एंड थियरीज. जो स्केप्टिक्स का जो पर्सपेक्टिव है, लेफ्ट लीनिंग का, या कह लें थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव जो है, वो यही है कि ग्लोबलाइजेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वेस्ट. This is the tool of new imperialism. Since the era of colonialism is over,
Now, through globalization, through WTO, and through this all, West is perpetuating their hegemony, cultural hegemony, economic hegemony, political hegemony. They are perpetuating through these globalizing trends, cultures, jean jacket, अंग्रेजी बोलना, ये जो हम अंग्रेजियां बोल रहे हैं, ये खिजर बहुत तगड़ी अंग्रेजी बोलता है, ये जो खिजर खान फ्रॉम लोरालाई। अच्छा, तो बताने की बात ये है कि यस, एक पर्सपेक्टिव से, थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, स्केप्टिक्स के पर्सपेक्टिव से यस, लेकिन अगर आप ग्लोबलिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वो तो कहते हैं नो नो, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, प्रॉस्पेरिटी वगैरह वगैरह, क्योंकि ये लिबरल प्रोजेक्ट है ना ग्लोबलाइजेशन, वो तो कहते हैं पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का है, इंडिविजुअल ग्रोथ का है ये, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अब आते हैं जनाब एमसीक्यूज वाले साहिबान। भाई एमसीक्यूज वालों, इस पे क्या बात करनी। एमसीक्यूज जब आप वैसे कंटेंट पढ़ रहे हो तो आप चीजों को याद रखें इन रेफरेंस टू सम इवेंट। बेस्ट ये कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ें। जी, कोल्ड वॉर में नेटो बनी थी, नेटो के जवाब में वारसा बना था। अच्छा, फिर कुछ कोई स्विस कैनाल क्राइसिस हुआ था, फिर कोई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप याद रखें चीजों को, ठीक है। वैसे भी मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे भी और अपने ग्रुप्स में भी एक वीडियो शेयर की हुई है उस स्टूडेंट की जिसने इस साल टॉप किया 161 मार्क्स के साथ। मेरा स्टूडेंट है, मैंने इंटरव्यू किया और मैंने आपके क्वेश्चन लिए थे, 26 क्वेश्चन आए थे और वो मैंने माज से पूछे थे और माज ने उनके बड़े कैंडिड जवाब दिए, जिसमें एमसीक्यूज वाला भी है ये। तो आप लोग वो इंटरव्यू भी सुन सकते हैं, आपके साथ मैं ये शेयर कर दूंगा आज ही वो लिंक भी। अच्छा, आप लोग बता दें कितने लोगों के पास व्हाट्सएप का लिंक पहुंचा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जो 2014 और स्पेशल सीएसएस स्पेशल वालों के लिए मैंने बनाया हुआ। जो नहीं है वो उसके मेंबर, मैं यहाँ पे उनके लिए लिंक शेयर कर दूंगा एंड दे कैन फॉलो द लिंक, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं एमसीक्यूज पे मैं टाइम नहीं लगाना चाह रहा। पाक अफगान रिलेशंस, देखिए पाक अफगान रिलेशंस की लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप लोग पहले ही वो पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो अभी की जो एपिसोड है विद द रिकैप्चर ऑफ अफगानिस्तान बाय द तालिबान 2O, देखें आई एम स्केप्टिकल, क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें रिलीजियस फोर्सेस के हाथों कंट्रोल होता हुआ अफगानिस्तान बेहतर दिखाई देता देन द कंट्रोल्ड बाय द नेशनलिस्ट्स। लेकिन आई एम फेयरफुल, मतलब यू कैन कॉल इट माई पैसिमिज्म, ठीक है। अच्छा जी, अफगानिस्तान में जो तालिबान है दे आर पश्तून, ट्रेडिशनल रूरल पश्तून फर्स्ट एंड इस्लामिस्ट सेकंड। पहली बात, वो पहले भी थे अभी भी, लेकिन अभी की ये जो सेकंड जनरेशन तालिबान फिनोमिना है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन तालिबान फिनोमिना। दे आर इक्वली nationalists, they are for the governance, they are perfectly behaving like a state, मतलब रूलर्स, लेजिटिमेट रूलर्स। अच्छा, तो वो अब कैनाल्स भी बना रहे हैं, डैम्स भी बना रहे हैं, वो अपने लोगों को फीड भी कर रहे हैं। हमारी पिछले दिनों मुत्तकी साहब आए थे, उनके साथ एक टॉक थी, तो वहां से भी बहुत सारी चीज़ों को हमें पता चला कि वो क्या क्या कर रहे हैं डोमेस्टिकली। अच्छा, अब यहाँ पे हम जिस तरह से अब रेफ्यूजीज को भेज रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं, रिपैट्रिएट कर रहे हैं, that will trigger the nationalism in Afghanistan against Pakistan, even among those who are in the government, or they will be no different than the nationalists, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ क्यों? बेसिकली तालिबान जब आए तो दे वर अंडर द प्रॉमिस कि जनाब हम किसी टेररिस्ट ग्रुप को अपनी सॉइल से ऑपरेट नहीं करने देंगे। वो एक तरह सा प्रॉमिस दे कमिटेड टू द ईरान, टू रशिया, टू चाइना, टू पाकिस्तान,
और इंटरनेशनल लॉ भी यही कहता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि इन कंट्रीज ने कहा था कि हम देखेंगे कि हो सकता है कि हम आगे जाके आपको रिकॉग्नाइज करें, knowing your performance, knowing our sensitivities. लेकिन हुआ क्या कि तालिबान did not kept their promises, या perhaps they were unable to. ये हमें दोनों चीजों को देखना चाहिए कि आया उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वहां टीटीपी को निकालें, या willfully they are supporting टीटीपी। तो पाकिस्तान इज फ्रस्ट्रेटेड, सो डू दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि जी आप हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, हम अनरिप्रेजेंटेड हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, वी आर कंसिडर्ड टू बी इलीगल रिजीम कंट्रोलिंग अफगानिस्तान। वो ना रशिया ने किया, ना ईरान ने किया, ना चाइना ने किया, ना पाकिस्तान ने। अब ईरान और पाकिस्तान के साथ तो मामला उनके बिगड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ वाटर एंड वगैरह वगैरह। रशिया के साथ उनके मामला डायरेक्टली है ही नहीं क्योंकि सेंट्रल एशिया दरमियान। चाइना से दे आर एक्सपेक्टिंग मनी फ्रॉम चाइना, तो दैट्स व्हाई, एंड चाइना कैन फिक्स अफगानिस्तान, ये मैं आपको बता दूं। और चाइना कैन फिक्स अफगानिस्तान इन टर्म्स ऑफ कह लें कि बाय इन्वेस्टिंग इन अफगानिस्तान इन रेयर अर्थ्स, रेयर मिनरल्स वगैरह वगैरह। तो आज के अफगानिस्तान पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है दैट इज बेस्ड ऑन फ्रस्ट्रेशन अबाउट ईच अदर, दैट्स ऑल। तो अफगानिस्तान में तालिबान का ये जो इस्लामिस्ट एजेंडा है दैट इज एक्चुअली अंडर द कवर ऑफ नेशनलिज्म, अफगान नेशनलिज्म, ठीक है। मोर कह लें प्रोकियल टर्म्स में पश्तून नेशनलिज्म हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पे इतना ही कमेंट करूं क्योंकि आपने कोई डायमेंशन नहीं पूछी। इसका फ्यूचर क्या होगा? कंडीशनल एंगेजमेंट होगा, कुछ लो कुछ दो, क्विड प्रो को ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगा। और दुनिया में हमेशा इसी तरह से होता है। इवन तालिबान ने तो यूएस के साथ भी यही कुछ किया, डायलॉग, कुछ लो कुछ दो, ठीक है, बार्गेन होगा सबके साथ इसी तरह से। ईरान के साथ भी ऐसे ही होगा, पाकिस्तान के साथ भी, रशिया चाइना के साथ। तो फ्यूचर इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स जो हैं वो सबसे बड़े डिटर्मिनिस्ट हैं। अफगानिस्तान में हमेशा ये कहा जाता रहा पाकिस्तान ऐसा है तो फलाने ऐसे फलाने ऐसे। नॉर्मली दैट वाज एन एफर्ट टू एक्सटर्नलाइज देयर इश्यूज, कि वहां पे गवर्नमेंट थी जो कि फाइनेंशियल करप्शन के इल्जामात थे। यूएस नेटो कुड नॉट क्या कहेंगे उसको, क्रश द रेजिस्टेंस ऑफ तालिबान। दे मिसरेड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन। फिर और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ड्रग इकोनॉमी है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, आईएसकेपी है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। तो फिर अकॉर्डिंगली हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। होपफुली अफगानिस्तान पे आपको इतना ही कहा जा सकता है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन से नेशन स्टेट को क्या खतरा है, ये सवाल। पहली बात ये कि ग्लोबलाइजेशन इज हेयर टू स्टे, नो डी ग्लोबलाइजेशन, and nation state system is here to stay because this is the only political unit, successful political unit that has worked for humanity for the last 400 years minimum, and this will continue to be the political unit, क्योंकि सिविलाइजेशन की बेसिस पे दुनिया को तकसीम नहीं किया जा सकता, ना ही आइडियोलॉजीज की बेसिस पे किया जा सकता। तो टेरिटरी की बेसिस पे बेस्ट है। हाँ, आप इस सिस्टम को थोड़ा सा आप रिफॉर्म कर लें, उसमें वीटो या खत्म कर दें, वीटो को या एक्सपेंड कर लें, कुछ और लोगों को ले आए, जनरल असेंबली को अच्छा कर लें, तो इंटरनेशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है इंस्टीट्यूशंस में, बट दे बोथ आर हेयर टू स्टे, ठीक है। शोएब, मैं आता हूँ आपकी तरफ, बोथ आर हेयर टू स्टे। हाँ, ग्लोबलाइजेशन किस तरह से अंडरमाइन करती नेशन स्टेट सिस्टम को देखें। ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल सोल्यूशन की तरफ जाया जाता है, चाहे डब्ल्यूटीओ हो इकोनॉमिक टर्म्स में, चाहे अगर कोई क्लाइमेट चेंज पे कोई एग्रीमेंट वगैरह हो, उसमें ग्लोबल एग्रीमेंट बनते हैं, उसमें ग्लोबल सोल्यूशन की तरफ जाया जाता है। वो सोल्यूशन समटाइम्स कुछ कंट्रीज पे इम्पोज किए जाते हैं जो कि उनकी सॉवरेंटी के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। इन दोज केसेस
when global binding agreements या global actions of certain countries undermine the sovereignty of few countries, then this globalization is threat to the nation state system. क्योंकि जो सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट है वो तो नेशन स्टेट सिस्टम या वेस्टफेलियन ट्रीटी से आया, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड इज नॉट दैट प्रिमिटिव द वे इट वाज इन 1648, और ना ही सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट इतना मैकेनिस्टिक अब रहा है। टाइट बॉर्डर्स की बात वो पुराने दौर में होती थी, अब नहीं है। तो अब तो भाई जहाज भी गुजरते हैं, लोग भी गुजरते हैं, लोग आते जाते हैं, स्टूडेंट भी जाते हैं, वगैरह वगैरह, ट्रेड, गुड्स, आइडियाज, इंटरनेट, सोशल मीडिया, you cannot secure borders, that's all. So then we have to learn to live with this phenomenon. So globalization is here, nation state system is here, but we have to learn to live in this phenomenon. समझ आ गई globalization, how globalization is a threat? Globalization is not a direct threat. लेकिन जब सवाल आता है तो ऐसे लगता है जैसे डायरेक्ट कॉजैलिटी पूछी गई है कि जी ग्लोबलाइजेशन पोजेस थ्रेट टू नेशन स्टेट सिस्टम। इस तरह से नहीं है, डायरेक्ट कॉजैलिटी नहीं। हाँ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कुछ हो रहा होता है, इंटरनेशनल अरेंजमेंट जो हो रहे होते हैं, दैट अंडरमाइन द सॉवरेंटी ऑफ फ्यू स्टेट्स। ठीक है, गॉट इट। अगला सवाल जो है चिप वॉर। अच्छा, चिप जियो पॉलिटिक्स या चिप वॉर, मेरे एक स्टूडेंट ने ऑपेड लिखा, मैंने आज ही उस पर वो हमने थोड़ा सा काम किया। मेरे बीएस के स्टूडेंट ने, एयर यूनिवर्सिटी जहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो शायद चंद दिन तक वो पब्लिश हो जाए। 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट लिखा और बड़ा कमाल का आर्टिकल लिखा। तो बेसिकली चिप पे बात चल रही है, क्योंकि चीजें जो हैं अब वो चली गई हैं डेटा पे, चीजें चली गई हैं 5th 6th जनरेशन पे टेक्नोलॉजी। तो आज के डिजिटल एज में, सोफिस्टिकेटेड उसमें दुनिया में, हाईटेक या कह लें कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी के दौर में, ये जो चिप है, इट हैज बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन एक तरह से। and monopoly over chip is the monopoly over the data flows and monopoly over the tech. तो फिर ये जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक और जियोपॉलिटिक्स ऑफ चिप चल रही। अब इसको एक और डायमेंशन और इंटेंसिफाई कर देती है ताइवान की। ताइवान वाज अ पावर हाउस। अब देखें कि चिप वगैरह यूएस के लिए करना मुश्किल नहीं है बनाना, लेकिन यूएस ये जो छोटी छोटी चीजें ये आउटसोर्स कर देता है, और वो खुद वो बड़ी टेक्नोलॉजीज F-35 तो फलाना फलाना उस तरफ जाता है। वो इसलिए भी दूसरी दुनिया को आउटसोर्स कर देता है कि एक तो उनको कन्वर्जेंस के साथ अलाय बनाया जाए, फिर उनको डिपेंडेंट बनाया जाए, और फिर उनको यूज किया जाए अगेंस्ट एनिमीज। अब देखें, अगर ताइवान को यूएसए सपोर्ट करता है तो पूरी दुनिया में चिप हाउस तो फिर ताइवान ही, तो ताइवान को वो कंट्रोल करके पूरी दुनिया की डेवलपमेंट को भी एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना को चिप्स बहुत चाहिए होती, यूएस से भी आती हैं, ताइवान से भी आती हैं, ठीक है, लेकिन अब वो खुद से भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो जल्दी थोड़ी होगा, उसके लिए फ्रेमवर्क चाहिए, ठीक है, सारा वो चाहिए, जो बेसिक्स चाहिए। तो चिप पे जो वॉर है बेसिकली वो डाटा कंट्रोल की वॉर है, दैट्स ऑल, इसको सादा लफ्ज़ों में। अच्छा, फिर हम देखते हैं जनाब एक्सपेक्टेड पूछा गया कि जी गैस, अच्छा ये जो अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं इनको बाद में लूंगा, पहले ये देख लें। गैस 3 एरियाज हैं, फॉरेन पॉलिसी यानी ऑफ ग्रेट पावर्स स्पेशली, यानी रिलेशंस या स्लैश फॉरेन पॉलिसी। फिर आ गया जनाब सिक्योरिटी, आईआर के तकरीबन आधे से ज्यादा इशू सिक्योरिटी की डोमेन में डिस्कस होते हैं, चाहे ह्यूमन सिक्योरिटी हो तो उसमें ये सैलाब, जल्जले, फ्लड, सारा कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है। फिर ये जो डायरेक्ट मिलिट्री में, तो ये सारा कुछ ही आ रहा है, जैसे यूएस, चाइना, मिडल ईस्ट, रशिया, यूक्रेन, वो सारा सिक्योरिटी।
फॉरेन पॉलिसी स्लैश रिलेशंस एंड थियरीज, ये 3 चीजों पे फोकस करें आप 120-30 मार्क्स सिर्फ इन्हीं 3 पे फोकस करके ले सकते हैं। और अगर आप अच्छे से कवर करते हैं इर्द गिर्द को भी तो जनाब आप 130-40 तक आईआर में आराम से, और फिर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के लिए आपके पास आर्गुमेंट, मुझे नहीं पता ऐसे क्या क्या होता है जी, मुझे आई सिंपली नो। ठीक है जी। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी स्लैश रिलेशन, सिक्योरिटी एंड थियरीज, 3 एरियाज। अच्छा जी, पैलेस्टाइन, यूएस सऊदीया नॉर्मलाइजेशन, भूल जाएं अब, आपका सीएसएस 2025 तक भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि ये इस वाले एपिसोड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, ये जो कल परसों। एक तो ये सबसे पहले याद रखें कि इस एपिसोड ने ये बता दिया कि जनाब ये इशू अभी भी इट इज क्लोज टू द हार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी अरब्स। अरबों की एलीट और उनकी गवर्नमेंट्स किसी और तरह से सोचती हैं टू इंश्योर देयर द लॉन्जेविटी ऑफ देयर रूल, लेकिन ऑर्डिनरी अरब्स किसी और तरह से सोचते हैं। समझ आ रही बात की? तो ये पता चल गया कि पैलेस्टाइन इज स्टिल रेलिवेंट। अब इसकी डायमेंशंस देख लें। पहली बात तो ये कि हमास रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ गजा, वो एक पॉलिटिकल पार्टी, वो टेररिस्ट ग्रुप नहीं, ये याद रखें। फिर हम देखते हैं कि जो सऊदी अरेबिया था वो शायद ये सोच रहा था कि हमास और हिजबुल्लाह जो हैं दे आर नो मोर रेलिवेंट और दे आर डॉर्मेंट, तो हम इसी कवर में हम ये नॉर्मेलिटी की तरफ चले जाते हैं, ये सारा कुछ। तो हमास ने बताया कि नहीं, वी आर नो मोर डॉर्मेंट, वी स्टिल रीगेन द कैपेसिटी टू स्ट्राइक इजराइल। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, फिर इसने एक तरह से ये भी बताया कि गवर्नमेंट्स को चैलेंज किया जा सकता है, और इसके नतीजे में आई एम अफ्रेड कि इधर ईरान के लोग मुल्लायत ईरान की पावरफुल होगी, वो यूज करेंगे इसराइल और हमास और पैलेस्टाइन के उस। इसराइल में भी हार्ड लाइनर बेंयामीन नेतन्याहू, हालांकि ही स्ट्रगलिंग, he might become more powerful by using this event to consolidate his position, और वो 1-2 दिन में उनके रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि वो जो 100 के करीब लोग इन्होंने हॉस्टेज बनाए, दे विल बी द गेम चेंजर। इसराइल ने 2011 में एक सिपाही छुड़वाने के लिए 1100 पैलेस्टीनियंस छोड़े थे, 1100 पैलेस्टीनियंस। ठीक है, शुएब जैसे कह रहे हैं, हो सकता है ये डायवर्जन भी हो इसराइल वालों के लिए भी, हो सकता है डायवर्जन हो ईरान रशिया के लिए भी, कि वो यूक्रेन रशिया के इशू से तवज्जो उठाने के लिए इधर लेके आ रहे। तो अगले 1-2 दिन में टोन सेट होगी इस सारे फिनोमिना की। वो कि ब्लिंकन ने कहा कि वी डिड नॉट फाइंड एनी एनी इन्वॉल्वमेंट या एनी एविडेंस ऑफ ईरानियन इन्वॉल्वमेंट, लेकिन अमेरिकन इसको ईरान की तरफ लेके जाएंगे। दैट इज द कॉमन कन्वर्जेंस बिटवीन हॉक्स ऑफ वॉशिंगटन एंड हार्डलाइनर्स ऑफ तेल अवीव। और इसके नतीजे में वो जो वहां पे जो आयतुल्लाह की गवर्नमेंट वो भी कमजोर हुई, वो और कंसोलिडेट करेंगे। वो महिसा अमीनी, वो खातून वाले केस के नतीजे में ना, जो पिछले साल से चला। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड इसलिए कि फिर ये डेडलॉक बन जाएगा, चीजें किस तरफ नहीं जाए। अभी ये 1-1.5 साल तो भूल जाए। आप कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देखें कि जो सऊदीया की तरफ से आया कि 2 स्टेट सोल्यूशन, सऊदीया ये कह रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाए तो देन सऊदीया सिंपली कह सकता है, दे कैन श्रग देयर शोल्डर के वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू गो अगेंस्ट इसराइल। इसको दुश्मन क्यों बनाए? अब इसराइल को सॉरी पैलेस्टीनियंस को उनकी लैंड मिल गई, थोड़ी या ज्यादा, छोटी या बड़ी स्टेट मिल गई। उसके नतीजे में पाकिस्तान भी उसी पाथ को फॉलो कर सकता है कि ठीक है, सऊदीया भी रिकॉग्नाइज कर लिया, उसने भी कर लिया ये वो, तो हम क्यों इसराइल को दुश्मन बनाए? पैलेस्टीनियंस को भी उनकी लैंड मिल गई, अच्छी या बुरी।
लेकिन अब मुझे 2 साल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और वो जो नॉर्मेल्सी की बात थी वो जनाब अभी नहीं होने जा रही। अब होगा क्या, अमेरिकन कहेंगे जनाब सऊदीया से कि जनाब इट इज ईरान यू नीड टू फोकस ऑन, नॉट द पैलेस्टाइन ऑन यू आर फोकसिंग। अब ये बहुत कुछ चलेगा, आपने इस पे नजर रखनी। अब चूंकि ये तो ब्रॉडर एरिया था तो मैंने सारी डायमेंशन मिक्स विक्स करके बता दी। अगर कोई एक सवाल इस पे बनता है, सवाल आपको डायरेक्शन दे देगा कि किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, फिर आपने उसी कॉन्टेक्स्ट में चले जाना। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं, नॉर्मेल्सी अगले 1.5 साल 2 साल में नहीं होने वाली। आप सीएसएस तसल्ली से, डोंट वरी। इस एपिसोड ने बड़ा चेंज करना है, पूरा फ्रेमवर्क चेंज कर देना मिडिल ईस्ट का। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, टर्की का रिस्पॉन्स अभी देखिएगा। पिछले 10-12 साल से हमने देखा है कि दो नॉन अरब कंट्रीज, टर्की एंड ईरान, they were more enthusiastic for Palestine than the Arab countries, all to control the Middle Eastern region, because they knew, yeah, they know this issue is very close to the ordinary Arabs, and by supporting this Arab issue, they can create dissent in Arab world against their rulers, and they can get support for themselves against Israel. डबल एज सॉर्ड, समझ आ रही हो आपकी? इतना मैं आपको बता रहा। भाई टॉपिक अगर डायरेक्टली इसराइल हमास वाला ना आए तो मिडिल ईस्ट पे जो भी सवाल आए तो आप ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स को आप वहां पे डिस्कस करेंगे या नहीं? ऑब्वियसली ये डाइवर्जन भी हो सकती है कि जनाब ये जो ये नजदीक जा रहे थे तो इसके नतीजे में सारा सबोटाइज कर दिया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं आगे। टेररिज्म इन पाकिस्तान की बात हो रही है। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ बड़ा वैसे अनफॉर्चुनेट है कि हम ये जो रीसेंट टाइड है इसको सारा कुछ जोड़ रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान के आने से भी। जाहिर है वो भी एक फैक्टर है, नॉट द होल ऑफ इशू, ये याद रखिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल वायलेंस के वो सारी कॉजेज हैं, पुअर गवर्नेंस, पुअर रिट ऑफ द गवर्नमेंट, बैड इकोनॉमी, मल्टी एथनिक सोसाइटी वगैरह वगैरह, सोसाइटल लैक ऑफ सोशल जस्टिस, लैक ऑफ शहरी सहूलतें वगैरह वगैरह, बैड गवर्नेंस वगैरह। अब हम तो तब कहें ना कि तालिबान के आने के बाद ये इसमें टाइड आया कि अगर हम पहले जन्नत में रह रहे हैं। भाई हमारे यहाँ तो पहले भी ये इश्यूज, 2014 के बाद टेररिज्म कम हुआ क्योंकि मिलिट्री साइड ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सिविलियन साइड से उस तरह से काम नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्टेट कैपेसिटी। होता क्या है कि आप किल एंड डंप करते हैं और उसके बाद आप गवर्नेंस पे काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इकोनॉमी पे, सॉफ्टवेयर साइड पे काम करते हैं ताकि वो दोबारा राइज ना। लेकिन आप अगर वैसा मैचिंग रिस्पॉन्स कर नहीं रहे तो किल एंड डंप के नतीजे में जो कामयाबी हासिल की होती वो भी रिवर्स हो जाती। फिर दूसरा, हमने कहा कि जी पैगाम पाकिस्तान और नेशनल एक्शन प्लान हमारा काउंटर नैरेटिव है अगेंस्ट टेररिज्म। अब आप मुझे ये बताएं, आपके गांव, आपकी किली, गोठ, चक में कितने लोगों को पैगाम पाकिस्तान का पता है कि 1829 1829 जो रिलीजियस स्कॉलर्स ने फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम ऑल सेक्ट्स, दे साइंड अ डिक्री, ठीक है, साइटिंग टीटीपीज वायलेंस हैज फसाद नॉट जिहाद। कितने लोगों को पता? नहीं पता। मैंने तो जितनी क्लासेस चाहे सीएसएस वालों की पढ़ाई, हार्डली किसी को पता होता है। चाहे 60 की क्लास में कभी कभार किसी को भी नहीं पता होता। अब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता तो वो गांव चक गोट वालों को क्या पता होगा? तो किधर है वो काउंटर नैरेटिव? हमें नहीं पता, पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता कि जनाब नेशनल एक्शन प्लान क्या है, उसके 20 नुकात क्या है। चाहिए तो ये था कि टॉप से बॉटम हर एक के कान नाक मतलब घुसा दिया जाता कि ये है ये, और रियासत विल नॉट टॉलरेट दिस।
हेट स्पीच वगैरह वगैरह, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो आना ही था। तो हम सिंपली ये जान नहीं छुड़वा सकते कि जी द रीसेंट टाइड इज बिकॉज ऑफ दिस। हमें ये पॉसिबिलिटी भी जेहन में रखनी होगी कि तालिबान की शायद वहां कैपेसिटी नहीं, भाई वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। टीटीपी है वहां से, वहीं से ऑपरेट करती, हमें मारती, हमारे जवानों को शहीद करती, हमारे सिविलियंस को, हमारे औरतों बच्चों को स्टूडेंट्स को शहीद करती, ठीक है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ डोमेस्टिकली क्या कुछ स्ट्रक्चर वो है वायलेंस का, कि एक कैटालिस्ट वहां पे होता है, तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान और उसके नतीजे में सारा कुछ होगा। हाइड आउट्स तो हैं। यही आर्गुमेंट जो हम तालिबान के बारे में कह रहे हैं कि दे सपोर्ट टीटीपी, नेटो और इंटरनेशनल फोर्सेस पिछले 20 साल हमें यही कहते थे, और हम यही कहते थे कि जनाब बहुत सारे एरियाज पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम फेंसिंग करेंगे, ये करेंगे, एंड देन वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म फ्रॉम आवर साइड या इन आवर साइड। अब ये वाला आर्गुमेंट बड़ा शैलो दिखाई देता है, और जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। समझ आ रही बात की? समझ आई? कहा मखमसा दूर हुआ कुछ टेररिज्म पे? अपीजमेंट नहीं है जनाब, आप दूसरे कंट्री में जाके हिट नहीं कर सकते, और इसको आप अपीजमेंट नहीं कहेंगे। देखें, कोलेटरल डैमेज काउंटर प्रोडक्टिव होता है, और ये हमने देखा है पिछले इतने सालों में मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे। आप अपीजमेंट कह के इसको आप फ्यूटाइल नहीं कह सकते। देखें, दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उनका पॉलिटिकल सोल्यूशन ही आया है, ठीक है, उनकी मेन स्ट्रीमिंग ही हुई है। उसमें एहसान ला एहसान एपिसोड से लेके सारा कुछ, रियासत किसी और तरह से सोच रही होती, वो मेन स्ट्रीमिंग करना चाहती, वो उन टेररिस्ट नैरेटिव्स को डीलेजिटिमाइज करना चाहती है ताकि अगली जनरेशन को बचाया जा सके, ठीक है। तो वो एक हद तक पावर का यूज कर सकती है, अदरवाइज रियासत के सामने कोई ठहर नहीं सकता। लेकिन जो जो कोलेटरल डैमेज है दैट प्रूव्स टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, और वो हुआ भी है, ठीक है। लेकिन अब वो अगर अफगानिस्तान में है तो अफगानिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, हम कैसे उनको हिट कर सकते हैं? तो हम पॉलिटिकल प्रेशर ही कर सकते हैं, हम रिलीजियस डिप्लोमेसी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को इन्वॉल्व किया, जेयूआई के उलमा को, देवबंदी उलमा को, जमात इस्लामी के उलमा को हमने इंगेज किया। तो यही कर रहे होते हैं। अब ये कि इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को उठाने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान से ये हो रहा वो हो रहा। समझ आ रही बात की? अच्छा जी, अच्छा जी, आगे हम चलते हैं जनाब। अगला आ गया जी, इंडिया कनाडा। अच्छा जी, अच्छा, इंडिया कनाडा वाला जो है, पहली बात तो ये रखें कि यहाँ पे भी इंडिया ओवर एस्टिमेटेड देमसेल्फ, कि एज इफ दे आर द विश्व गुरु, दे आर द इंटरनेशनल लीडर, और उन्होंने वो चीजें जो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए वो यूज करते थे उन्होंने कनाडा के लिए यूज कर दी कि कनाडा हार्बर्स टेररिज्म। तो वो हमें थोड़ी अच्छी फील आई कि नाउ कनाडा एंड पाकिस्तान एट पार, वी आर लाइक कैनेडियंस। तो बेसिकली उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया अपनी नेसेसिटी को फॉर यूएस अगेंस्ट चाइना, और उनको रास्ता दिखाया गया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक इंडिविजुअल का किलिंग नहीं है। कनाडा इज अ नेटो कंट्री, कनाडा इज अ वेस्टर्न कंट्री, कनाडा इज अ वाइट रेस कंट्री, और वो वेस्टर्न अलाय हैं, और इंडिया इज नॉट अलाय ऑफ द यूएस। कीप इन माइंड, आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स वेरी रिस्पॉन्सिबली। और हमारी परसों टॉक हुई, माइकल कुगलमैन का नाम आपने सुना होगा, परसों हमारी डिस्कशन थी कुगलमैन के साथ। कुगलमैन से ये हमने सवाल पूछा कि जी, और उसने कहा कि इंडिया इज नॉट आवर अलाय, कीप इन माइंड। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी एक ऐसे बंदे से हु इज अटैच्ड विद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट, डायरेक्टर ऑफ साउथ एशिया इन विल्सन सेंटर। तो और दूसरी बात, कनाडा की प्रोटेक्शन यूएस के जिम्मे, और यूएस ने इंटेलिजेंस लीक किया फाइव आइज के थ्रू। अब यूएस कनाडा के अगेंस्ट नहीं जा सकता बिकॉज दैट विल सेंड अ बैड मैसेज टू अदर नेटो कंट्रीज के यूएस हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट अस, ठीक है। और तीसरी बात,
ये हमारी पार्लियामेंट की तरह नहीं, वहां पे खड़े होकर जो मर्जी आप हाँक दें, बोल दें, और उसकी कंप्लायंस का कोई मैकेनिज्म ना, और उस पर आपको अकाउंटेबल ना ठहराया जाए कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर या मिस्टर अपोजिशन लीडर आपने ये कहा था। ऐसा नहीं। वहां पे अगर आप हाउस ऑफ कॉमन में या लेजिस्लेचर में आप खड़े होकर कोई बात करते हैं तो दैट हैज द वर्थ, क्योंकि अगर वो गलत साबित हो जाए आपका पॉलिटिकल कैरियर बल्कि आपकी पार्टी गई। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आई गेस शी इज दैट इज अ लेडी, वो 9 दिन इंडिया में गुजार के गई है 2 महीने पहले। इंडिया एंड कनाडा डज नॉट या डू नॉट शेयर एनीथिंग स्ट्रेटेजिक, तो वो एनएस से वहां पे क्या करेंगे? वो यही एक एजेंडा था जिसको डिस्कस करना। अब इंडिया कह रहा जी सबूत दें सबूत दें, सबूत उन्होंने शायद वो बैक ऑफ द बिहाइंड द क्लोज कर्टन दे दिए। अब वो दोनों तरफ से चीजें स्लो हो गई। यही होनी थी, अमेरिका मीडिएटेड के दोनों उनके दोस्त हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इंडिया को ये अंदाजा हो गया कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ये जो वाइट रेस वेस्टर्न्स हैं, ये किसके साथ खड़े। इंडिया को रियलाइज करवा दिया कि टू सम एक्सटेंट कि हम सिर्फ आपके साथ एक कॉमन कन्वर्जेंस की वजह से, वो क्या है? सिर्फ चाइना, दैट्स ऑल। अब आ जाते हैं जी, टेररिज्म इन पाकिस्तान हो गया। फिर मल्टालैटरलिज्म पे मैंने बात कर दी है। हमारी क्लास 11:30 खत्म होगी बाय द वे, ये मैं बता दूं। रिवाइवल ऑफ नेटो, रिवाइवल ऑफ नेटो, या इसको हम कह सकते हैं नेटोआइजेशन ऑफ फिनलैंड, यूक्रेन एंड स्वीडन। नेटोआइजेशन, देखें, नेटो 1949 में, अप्रैल 1949 में इट वाज क्रिएटेड एंड एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट सोवियत थ्रेट। ठीक है, अच्छा जी, अगेंस्ट सोवियत थ्रेट। बट सोवियत यूनियन dismembered in 1989, 1991, but NATO continued to exist. Why? देखें, पहली बात तो ये कि यूरोप में तो यूरोपियन इंटीग्रेशन हो गई थी, यूरोपियन यूनियन वगैरह वगैरह। NATO was kept alive by the US because USA always keeps an enemy in the system to keep their strategic outreach going. मतलब for that matter you need an enemy. इन्होंने नेटो को खत्म करने की बजाय रादर उसको एक्सपैंड किया 99, 2003, 2006 वगैरह वगैरह, क्योंकि रशिया वाज नोवेयर, रशिया वाज वीक टू अपोज दिस ऑल। हालांकि इन्होंने लिख के दिया था प्रेसिडेंट बुश सीनियर ने टू बोरिस येल्सन या गोर्बाचोफ आई बिलीव कि वी विल नॉट एक्सपैंड नेटो, कि जो है जैसा है वैसे रहे। लेकिन दे बैक्ड ऑफ एंड एक्सपेंडेड। अच्छा, इन्होंने उसको रेलिवेंट करने की कोशिश की 1999 में, ये बॉसनिया वाले केस में इन्होंने किस तरह से सर्बिया पे अटैक किए थे आई बिलीव, हाँ सर्बिया वाले 99। लेकिन दैट वाज नॉट सफिशिएंट। ये वाला जो इवेंट हुआ है, रशिया के राइज से अमेरिका ने फिर एक्सप्लॉइट किया यूरोपियंस का। देखा रशिया, पुतिन इज अ नेशनलिस्ट, पुतिन इज अथॉरिटेरियन एंड दिस इज अ थ्रेट, पावरफुल रशिया इज अ थ्रेट टू द यूरोप। रशिया के अटैक ने यूक्रेन पे नेटो को रेलिवेंट बना दिया। अब अमेरिका को, यूरोप को ये बावर करवाने की जरूरत नहीं कि रशिया इज अ थ्रेट, उन्होंने थ्रेट देख लिया एट देयर डोर स्टेप। रशिया चाहता था कि वो यूक्रेन पे अटैक करके कुछ कंसेशंस ले ले कि यूएस शुड नॉट सपोर्ट दीज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री लाइक जॉर्जिया, बेलारूस वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ अदरवाइज। इस प्रोसेस को कहते हैं आईआर की जुबान में, रशिया वांटेड फिनलैंडाइजेशन। फिनलैंडाइजेशन को गूगल कीजिएगा, मैं लंबी डिटेल में नहीं जा रहा।
Russia wanted Finlandization, but it rather became NATOization. But rather it resulted in NATOization of Sweden, वो कौन सा है दूसरा कंट्री, इवन अब ये भी जाएगा नेटो में, यूक्रेन भी, फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है। फिनलैंडाइजेशन कहते हैं कि आप अटैक करके कुछ कंसेशंस लें, लेकिन अटैक करके कंसेशंस तो नहीं मिली, रादर नेटवाइजेशन हो गई, ठीक है। तो लें जनाब, ये रेलेवेंस आ गई। फिर आपने कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, देखें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे अब क्या करें, मतलब पाकिस्तान जैसे कंट्री जिनकी पावर कैपेबिलिटी मतलब लिमिटेड होती, उनकी फॉरेन पॉलिसी नहीं, उनकी रिलेशनशिप विद द नेबर्स होती एक तरह से, क्योंकि पाकिस्तान जैसा कंट्री दैट रिलाइज हैविली ऑन सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स, तो हमने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को डिफेंस पॉलिसी के साथ मिक्स करके एक तरह की पॉलिसी बनाई, मतलब वी डू नॉट हैव सम सॉर्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी जिसके नीचे सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी को डिस्कस किया जाता है। हमने सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी की शादी करवा के डिफेंस पॉलिसी बना ली एक तरह से, और वो सारी की सारी है इंडिया और अफगानिस्तान सेंट्रिक, बाकी हैविंग कॉर्डियल रिलेशंस विद ऑल, ये सादा सी बात। चले, ये तो आ गया एक ओवर आर्चिंग। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो पिछले 5-7 साल से चली आ रही, वो है जीरो कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी टुवर्ड्स नेबर्स, जीरो कॉन्फ्लिक्ट। और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं। वी नॉर्मलाइज आवर रिलेशनशिप विद ईरान, जो कि हमें सऊदी इलाही समझता था हिस्टोरिकली। अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस और चीज़ें उसमें हमने 2018 से चले आ रहे हैं, उससे पहले भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इंडिया के साथ भी हमने कोशिश की, नॉर्मेल्सी की, अभिनंदन को छोड़ा, डायलॉग की बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टुडेज इंडिया इज अंडर रिलीजियस, अंडर आइडियोलॉजिकल impression, so they do not look Pakistan as equal to, so that's why they do not want to engage in dialogue, rather we are pushing for dialogue and peace, क्योंकि अब पावर और कैपेबिलिटी में वो अपने आप को कहीं और पाते हैं। चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे थे। बाकी एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात करें तो सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात हम बढ़ा रहे हैं, इधर मिडल ईस्ट में भी ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, और इवन विद अफ्रीका एज वेल। अफ्रीका में हमने 3 नए सिफारत खाने खोले, क्योंकि अफ्रीका इज द न्यू डेस्टिनेशन फॉर, अब देखिए मिडल ईस्ट में शायद हमारी ह्यूमन रिसोर्स खपत भी ना हो, अफ्रीका में अब चीज़ें चलेंगी, हमारा रुझान भी अफ्रीका की तरफ होगा, ट्रेड में भी। फिर वहाँ पे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है, रशिया भी उधर जा रहा है, चाइना भी उधर है, यूएस फ्रांस वगैरह भी उधर जा रहे हैं, और हिस्टोरिकली ये रहे भी हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे अब अफ्रीका इज न्यू मिडल ईस्ट कह लें, वहाँ पे अब खड़के होंगे, आप समझ जाए व्हाट डू आई मीन बाय खड़के लड़के। अच्छा, अच्छा जी, अब पाकिस्तान यूएस की एंगेजमेंट पे अगर हम बात कर लें, फॉरेन पॉलिसी की बात, वी हैव टू लुक फॉर न्यू एवेन्यूज, वी हैव टू लुक फॉर न्यू एंगेजमेंट्स, पाकिस्तान एंड यूएस। Actually, Biden administration have no South Asia policy, no Pakistan policy. Yes, they have Indian Ocean, Pacific Ocean policy जिसमें इंडिया और चाइना है। अफगानिस्तान से वो निकल चुके हैं, that's why they have no Afghanistan, South Asia, Pakistan policy. That's why we feel irrelevant and we feel abandoned by. But we have to redefine our relationship. We, Pakistan and America as well. ऐसा नहीं है कि जी वो we are we can easily be ignored. No, we are too powerful to be ignored. We are too big to be isolated. ये याद रखिएगा। अच्छा, तो लेकिन हमें नई एंगेजमेंट्स की तरफ जाना होगा। यूएस से कैन
गो फॉर अ कम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, हमें सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से ना देखा जाए। USA should build our capacity against climate calamities, इकोनॉमी वगैरह की तरफ। तो हमें हाई पॉलिटिक्स से लो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी वगैरह की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारा उनके साथ ताल्लुक सिर्फ सिक्योरिटी रहा, और उस सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस भी रहा, ऑल बिकॉज ऑफ द US सपोर्ट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है जी। अच्छा, ये फुल फॉर्म लिखें जनाब जलाल तरीन साहब। अच्छा, अब आ गया जनाब, समझ गया ना पाक US रिलेशंस। अच्छा, यूक्रेन रशिया व्हाट नेक्स्ट। यूक्रेन रशिया के केस में वी नीड टू अंडरस्टैंड मिस्टर पुटिन्स पर्सपेक्टिव अबाउट रशियन कम्युनिटी। आइडेंटिटी की लड़ाई है बेसिकली ये। Putin and today's Russia is nationalist, and they are bent on protecting the interests of Russian speakers. चाहे क्राइमिया की एनेक्सेशन हो, चाहे बेलारूस के साथ रिलेशनशिप हो, या माय डियर स्टूडेंट्स ईस्टर्न यूक्रेन का का कहने की कब्जा हो, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ रशियाज bid to build their cultural identity. ये या तो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, इसी तरह से लो इंटेंसिटी वॉरफेयर चलेगा अगला 1-1.5 साल, लेकिन देयर विल नॉट बी क्लियर विक्ट्री फॉर रशिया नॉर फॉर यूक्रेन। हाँ, देयर विल बी an arrangement, and Ukraine will be loser, and Ukraine has been a loser. Ukraine will seize territory, lose territory to Russia, ये होगा। बाकी बेड़ा गर्क तो हो गया अभी तक रशिया का, सॉरी यूक्रेन। लेकिन वेस्ट जो है वो यूक्रेन को 1980s का अफगानिस्तान बनाए हुए। ओ यू आर ग्रेट कंट्री, यू आर डेमोक्रेसी, यू आर ब्रेव, यू आर वेरी डेयरिंग, you are very गयूर, you are fighting against a monster, the whole world is with you। अफगानिस्तान तबाह हो गया था, अभी भी तबाह हाल है बहुत हद तक, वो उस जिहाद के नतीजे में। यही हाल यूक्रेन का तबाह हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी वेस्ट कहता हो ज़ेलेंस्की यू आर ग्रेट लीडर, हालांकि ही इज अ ग्रेट एक्टर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वेस्ट। ही वाज अ कॉमेडियन डूइंग कॉमेडी, डूइंग एक्टिंग, वेरी सिंपल। बहरहाल, अब आते हैं जनाब अफ्रीका में ग्रेट पावर्स का क्या चल रहा है। अफ्रीका में 6-7 कूज हो चुके हैं पिछले कुछ अरसे में, क्योंकि फ्रांस और यूरोपियंस ने पहले इसको वैसे लूटा कॉलोनाइज करके, फिर वहां पे डेमोक्रेसी ला के लूट रहे थे, डेमोक्रेसी के नाम पे लूट रहे थे कि बाय प्रमोटिंग फ्यू पीपल टू कीप देम इन द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, और उनसे वही ठेके और उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा था। तो वेस्टर्न बैक डेमोक्रेसी is nothing but perpetuation of, या कह लें कि re-invoking the colonialism। तो अब वहां पे वहां की फौजें या वहां के लोग खड़े हो रहे, ठीक है। अब US फ्रांस वगैरह जो है वहां पे सपोर्ट करेंगे, ओ वी आर फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन यो अब अफ्रीकन समझ चुके हैं कि you cannot plunder or loot us in the name of democracy anymore. These resources are for us. You flourished on our resources, now we will not allow you कि आप यहाँ से माइनिंग करें, यहाँ से हमारे रिसोर्सेज को दूसरों को बेचें और हमें एक डिपेंडेंसी में रखें कि हमसे हमारी चीज 100 रुपए की लेके वहां आगे लाख की बेचें। हम नहीं होने देंगे ना, क्योंकि चाइना ने शायद जिस तरह से ऑनरेबल वे में ट्रीट किया है, अब US और यूरोप को भी अफ्रीका को ऑनरेबल वे में ट्रीट करना होगा, एट पार एज इक्वल। और इस सांडों की लड़ाई में ग्लोबल साउथ जो है उसका भला होने जा रहा है माय डियर। आप लोग जब 21 ग्रेड में 20 ग्रेड में होंगे आज से 20 साल के बाद, तो आप याद करेंगे कि इस तरह की एक रिवीजन क्लास भी हुई थी। इस्लामोफोबिया, टुडेज इस्लामोफोबिया इन द वेस्ट, फ्रांस में और यूरोप, फ्रांस में बहुत ज्यादा, वो मैं ये भी बताऊंगा कि वाई इन फ्रांस।
that is primarily, that has two dimensions. एक है populist dimension और एक है strategic dimension. Strategic dimension तो ये कि कोल्ड वॉर के बाद यूएस ने इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिज्म मुसलमानों को दुश्मन के तौर पे पोर्ट्रे किया, वो मुस्लिम आ रहे हैं ये, तो उस सोसाइटी ने मुसलमानों को एज एज एनिमी देखा। तो फिर पॉपुलिस्ट आए वहां पे पिछले 10 सालों में, उन पॉपुलिस्टों ने कहा कि मुस्लिम्स आर दिस, दे आर फॉरेनर्स, दे आर एलियन, तो जेनोफोबिक, और वो फील आई हेट्रेड अगेंस्ट द फॉरेनर्स, और उसको फिर रिलीजियस डायमेंशन मिली। दिस इज द इस्लामोफोबिया। व्हाई इट इज मोर प्रोफाउंड इन फ्रांस। देखिए फ्रांस में, देखें पूरे यूरोप में जो या यूएस में जो सेकुलरिज्म है, वो सेकुलरिज्म कहता है कि लेट्स पार्ट वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड पार्ट वेज फ्रेंडली। ठीक है, यू हैव नथिंग टू डू विद अस, वी हैव नथिंग टू डू विद यू। रिलीजन प्राइवेट अफेयर, पॉलिटिक्स इज द पब्लिक अफेयर। फ्रांस का जो सेकुलरिज्म है उसको कहते हैं लाइसिज्म। प्रोनाउंस पता नहीं कैसे होता है, लिखने में LEAICISM कहते हैं, लाइसिज्म। वो क्या है? वो कहता है हिट द रिलीजन एंड पुश इट फ्रॉम द पब्लिक अफेयर। वो रिलीजन को हिट करता है, रेडिक्यूल करता है, फ्रेंडली वे में नहीं करता। इसलिए वहां पे देखें बुरकीनी, बुरका, हिजाब पे पाबंदी है, दाढ़ियां काटी जाती हैं, बुरके नोचे जाते। यूएस यूरोप में आपको इस तरह से चीजें नहीं मिलेंगी या कम मिलेंगी। बेसिकली इट इज द फॉल्ट ऑफ, या इट इज द रिजल्ट ऑफ दैट लाइसिस्ट सेकुलरिज्म। तो फ्रांस में इसलिए इस्लामोफोबिया ज्यादा, क्योंकि उनका सेकुलरिज्म जो है रिलीजन को हिट करके लैदा करता है, मार के। जबकि दूसरी जगह का जो सेकुलरिज्म वो कहता है ठीक है, आप भी उधर मैं इधर, दैट्स ऑल। अच्छा, तो इस्लामोफोबिया की दो डायमेंशन आ गई, एक पॉपुलिस्ट डायमेंशन और दूसरा जनाब आ गई स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक में तो वेस्ट और इस्लाम रिलेशन आ गया। पॉपुलिस्ट में आ गया कि जब पॉपुलिस्ट लीडर आए और उन्होंने कहा कि जनाब दे आर एलियन, दे आर नॉट फ्रॉम अस, हमारी नेशन में वही हैं जो वाइट रेस हैं, जो क्रिश्चियन हैं, वो जो हमारे लोग हैं, ये तो बाहर के लोग हैं। तो वो हेट्रेड भी एक तरह से सामने, जो पॉपुलिस्ट डायमेंशन आ गई। अच्छा जी, इंडिया राइज आ गया जनाब, आखिरी सवाल जो। देखिए इंडिया का राइज तो हुआ है, नहीं वो स्यूडो सेकुलरिज्म नहीं है, वो प्रॉपर सेकुलरिज्म ही है। स्यूडो कहाँ इस्तेमाल होता है, यू नीड टू नो। अच्छा, इंडिया का राइज तो हुआ है, और इस राइज को पहिए लगा दिए हैं, प्रोपेलेंट इनेबलर, वो यूएस हुआ है अभी, वेस्ट हुआ है, बिकॉज दे वांट इंडिया अगेंस्ट चाइना। ये तो अभी की बात आ गई। इंडिया ने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की हैं पिछले कुछ सालों में, बीजेपी ने नहीं, उन्होंने की थी, कांग्रेसियों ने, इन ह्यूमन रिसोर्स, इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन इंडस्ट्री। उन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के नतीजे में आज इंडिया एक पावर है जहां पे वो खड़ा हुआ है, उसका रिजल्ट आ रहा है। पूरी दुनिया में इंडियन सीईओज का फिनोमिना आप देख सकते हैं, इंडियंस। ठीक है, फिर उनका कल्ट एंड क्लाउड, सॉफ्ट पावर में देखें डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, योगा। फिर उनकी लोकेशन उनको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बनाती फॉर यूएस एंड द वेस्ट अगेंस्ट चाइना। तो उनका ये जो राइज है, राइज तो है, लेकिन वो कितना, उस पर बात हो सकती है। जितना कहा जा रहा है वो उतना नहीं है। ठीक है जी। और India won't be able to project power as it is being seen because India has domestic issues, बहुत ज्यादा issues हैं उसके internal, और जिस कंट्री के इंटरनल इश्यूज ज्यादा हों वो फॉरेन फ्रंट्स पे पावर को प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए इंडिया हैज टू लुक फॉर देयर इंटरनल इश्यूज, वो जो होमोजेनाइजेशन, हिंदुआइजेशन, ठीक है, मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो कुछ हो रहा है, दैट विल हिंडर देयर ग्रोथ। फिर दूसरा, जितना वो आइडियोलॉजिकल उसकी तरफ जा रहे हैं, उनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स उतने कम हो रहे हैं, और जितने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स कम होंगे,
वेस्ट और यूरोप से उतना दूर हूँ, तो फिर वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप रखेंगे नॉट बिकॉज ऑफ द कॉमनलिटी ऑफ वैल्यूज बट कॉमनलिटी ऑफ द इंटरेस्ट। वो भी सिर्फ इंटरेस्ट मल्टी डायमेंशनल नहीं, सिंगल डायमेंशनल होगा चाइना, द वे यूएसए डिड इन द केस ऑफ जिया ऑफ पाकिस्तान, कि जैसे ही वो इंटरेस्ट इधर उधर हुआ, तू कौन मैं कौन। तो वो जो कहा जा रहा है कि इट इज अ नेचुरल अलायंस, नेचुरल पार्टनरशिप बिटवीन टू डेमोक्रेसी, सॉरी ये झूठ है। और ये पिछले 5-7 महीनों में बहुत सारे फॉरेन अफेयर में आर्टिकल आ गए कि दिस इज नॉट वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप, रादर दिस इज इंटरेस्ट बेस्ड, और वो इंटरेस्ट भी सिर्फ एक है, चाइना, दैट्स ऑल। डैनियल मार्की को देख लें, एशले जे टेलिस, उसको देख लें, फॉरेन अफेयर में बहुत सारे वो, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ग्रुप में, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन। मैं ज़ाहिर है अभी कुछ ऑलमोस्ट 2 घंटे 10 उसका हो गया सेशन, तो बाकी मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, या बल्कि आप लोग सारे मेंबर तो हैं उसके ग्रुप के, या फेसबुक पे भी मैं शेयर कर दूंगा और आज दोबारा भी वो शेयर कर दूंगा। फेसबुक पे आप लोग नहीं है, ठहरे मैं फिर आप लोगों के लिए ठहर जाए, मैं शेयर करता हूँ जी, 1 मिनट प्लीज वेट कीजिएगा। ठहरें जी, मैं अभी आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ ग्रुप इनको। चलिए आगे बढ़ा। कॉपी लिंक और लें जनाब, ये आ गया, ये लिंक आ गया, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं हर क्वेश्चन नहीं बहराम, हर क्वेश्चन नहीं, मैंने कहा वहां पे हो सकता है क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखें। देखें अभी जितनी डेवलपमेंट, जितनी लिक्विड सी हो रही हैं, वो बुक्स कॉन्सेप्चुलाइजेशन के लिए होती, उसमें एवरीडे ये चीज़ें नहीं होती। तो आप लोग ये एवरीडे ये जो इंटरनेट सोर्सेज उसको देखें। बुक्स मैंने आप लोगों के साथ जोशुआ गोल्डस्टीन की भी शेयर की हुई है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो जो मेरे ख्याल 8th एडिशन मैंने शेयर किया हुआ है। जो लोग सीनियर हैं, वेटरन्स हैं, वो पर्सपेक्टिव्स ऑन आईआर को भी देख सकते हैं। बुक्स काफ़ी सारी हैं, एसेंशियल्स ऑफ आईआर भी हैं, फिर स्कॉट बर्चल की किताब भी अच्छी है, ठीक है। बाकी मैं जी अगले कुछ दिनों में 2-4 दिनों तक मैं नया वो स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट बैच, तो जिन्होंने ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये था हमारा आज का सेशन। होपफुली आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो एड्रेस हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त। और अब कहाँ से ये रिकॉर्डिंग ख़त्म होती है?